सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माय स्कूल पे। और आज क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे मोल कंसेप्ट को, क्योंकि अपन ने देखो सिंपली 3-4 चीज़ें पढ़ी थी। जैसे तो अपन ने पहले पढ़ा था कि बेसिक क्या होता है मोल कंसेप्ट का। वो बेसिक मैंने आपके अच्छे से करवाया। बेसिक करने के बाद में मैंने मोल का बताया था कि देखो आपको जो मोल कंसेप्ट में से आपको 3 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप से चौथा टाइप आपको नहीं आता है। ठीक है, 3 टाइप कौन सा होता है? एक तो होता है कि भैया मोल निकालो। ठीक है, मोल निकाल लिया। मोल निकालने के बाद में एक आता है भैया स्टाइक्योमेट्री। जानते हो ना वो, ये 1 2 3 3 मोल इसके, 1 मोल इसके। रिएक्शन आती है, रिएक्शन में स्टाइक्योमेट्री जानते हो ना। ठीक है, जैसे हो गया ना कोई से वो N2H2 वगैरह हो गया, 2NH3 बना लिया वहाँ पे 1 2 3, तो स्टाइक्योमेट्री वाले क्वेश्चन आते हैं। एक तो मोल वाला आएगा, एक स्टाइक्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा। एक आता है भैया इंपेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से तो एक टाइप अपनी मोल कंसेप्ट वाली वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, जिसको बोलते हैं मोल निकालना। उसके कुछ पॉइंट है वो बता दूंगा मैं, आज खत्म हो जाएगी। देन अपन स्टार्ट करेंगे आज ही स्टाइक्योमेट्री। ठीक है, स्टाइक्योमेट्री में क्या होता है ना, मैं बता दूंगा अच्छे से, अभी समझो चीज़ों को। वो खत्म होने के बाद में अपन स्टार्ट करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला। 3 जगह से क्वेश्चन आते हैं। अब 3 जगह में इनके अलग अलग टाइप होते हैं कि इस टाइप में जो नंबर ऑफ मोल निकालने में मैंने कितने सारे क्वेश्चन करा दिया आपको कि कितनी कितनी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जो मेन मेजर है वो 3 टाइप है, 3 टाइप से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उनके अंदर भी बहुत सारी टाइप्स होती है कि कैसे कैसे क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है। तो मैंने आपको हर फ्रेम बता दी है जिस फ्रेम से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो कॉपी से रिलेटेड ही मिलेगा, या तो सेम मिलेगा, गारंटेड है मेरी। सेम क्वेश्चन मिलेगा, सेम नहीं मिला ना तो डाटा चेंज होगा, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा सेम का सेम। अगर आप क्वेश्चन आपने बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग में से घूम भी रहा होगा ना, तब भी आपको दिमाग बिल्कुल भी लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल कॉपी से क्वेश्चन आएगा, इसकी गारंटी मेरी है, क्योंकि मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा देता हूँ। उसके बाद में एक बच्चों की जो क्वेरी आ रही थी उससे टेलीग्राम में आपने देखी होगी कि भैया 1 शॉट करा दो ना, 1 शॉट करा दो ना। तो यार देखो 1 शॉट मैं कराऊंगा बाद में, अभी अपना चल रहा है मेजर। ठीक है, मतलब फुल सिलेबस के साथ में कोर्स। तो इसमें क्या है, देख भैया मैंने इनऑर्गेनिक कराई, ऑर्गेनिक कराई, मैं फिजिकल भी कराऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें बार बार नहीं होती है। मैंने पता है पूरा 1 साल अपना, ठीक है, तुम पढ़ाई में दे रहे हो ना, मैंने अपना 1 पूरा साल इसमें दिया है, आपके लिए दिया है ना। मैंने 1 रुपया लिया तुमसे ना। मेरा मोनेटाइजन चैनल है माई स्कूल से, लेकिन बहुत कम पैसा आता है, कुछ भी नहीं आता, ना के बराबर 1-2 रुपये भी नहीं आते। सोचो, इसको छोड़ो, माई स्कूल वाले चैनल बता रहा हूँ। मैंने पूरा दिया है भाई, पूरा साल, 1 साल दे, पूरा किसी के लिए देना बहुत बड़ी बात होती है। आप खुद के लिए पढ़ाई के लिए दे रहे हो, ठीक है, लेकिन मैं पूरा साल दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसकी वैल्यू समझो चीज़ों को। जो कंटेंट ऐसा नहीं है यूट्यूब वाला कंटेंट है, आप खुद भी जानते हैं यूट्यूब वाला कंटेंट नहीं है ये। यूट्यूब वाला कंटेंट क्या होता है? यूट्यूब वाला कंटेंट होता है भैया शॉर्ट में चीज़ें पढ़ा देना, जैसे बोल रहे हैं 1 शॉट वगैरह, वो फर्जी चीज़ें होती है। ये वाला कंटेंट प्योर ऑफलाइन का कंटेंट है, प्योर ऑफलाइन का। ऑनलाइन में कहीं भी नहीं मिलेगा आप लोगों को ऐसा कंटेंट। प्योर ऑफलाइन का सबसे बेस्ट टीचर जो होते हैं ना, एलन वगैरह बड़ी से बड़ी कोचिंग में, उन टीचर से पढ़ा हुआ हूँ मैं। ठीक है, वहाँ से निकली हुई चीज़ें हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, इस कंटेंट का जवाब नहीं है पूरे यूट्यूब पे, ये मेरी गारंटी है इस चीज़ को लेके। ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, करते रहेंगे। तो देखो सुनो, मैंने बताओ मोल नंबर निकालना बताया था, तो उसमें मोल नंबर में आपको मैंने देखो 3 फॉर्मूले बताए थे। इन 3 फॉर्मूलों को ध्यान रख लेना। इन 3 फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा, बस फॉर्मूला आपको डिजाइन करना आना चाहिए, कैसे कैसे चीज़ें बन सकती है और कैसे कैसे चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। अगर आप लोगों को इतना किया ना, तो इतना करने के बाद में आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो सारी चीज़ें आप बहुत इजीली कर पाएंगे। कि फर्स्ट नंबर पे मैंने बताया था एन बराबर क्या होता है। एन बराबर आपको निकालना है मास। ठीक है, मास या वेट बोल दो, यहाँ पे निकाल देना मोलिकुलर मास। 3 फॉर्मूले होते, एक तो हो गया। उसके बाद एक मैंने बताया था एन मोल अपॉन एन। इसका मतलब क्या था? एन का मतलब होता है मोलिकुलर। ठीक है, मोलिक्यूल निकालना है आपको। मोलिक्यूल, एन का मतलब क्या होता है? मोलिक्यूल। लिख लो मोलिक्यूल, ये निकालना है। तो आपको पता है कि अगर मान लीजिए आपको मोल दे रखे हैं, ठीक है, मोल पूछ रहे हैं आपसे, और मास दे रखा है, तो मास दे रहा है तो भैया इस तरह से आप निकाल देंगे। अगर आपको मोलिक्यूल दे रखे हैं तो आप इस तरह से निकाल देंगे, मोलिक्यूल में एन से डिवाइड कर देंगे, एन आ जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर का एक मैंने बताया था कि आपको कभी कभी ऐसे मिल जाएगा वी ए, इसको बोलते हैं, ये कौन सी कंडीशन होती है? एसटीपी या एनटीपी। ठीक है, एसटीपी या एनटीपी, ये वाला फॉर्मूला आपको मिलता है, ये वाला। तो इसका तो आपको समझ में आया, इसका भी आपको समझ में आया, लेकिन इसका समझ में नहीं आया था, मतलब भैया ये कैसे आया कैसे नहीं आया। तो यार इसके पीछे मैंने बोला था, मैंने लिखवा तो दिया था आपको, लेकिन मैंने बोला था कि मैं आगे इसको डिटेल में पढ़ा दूंगा आपको बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डिटेल इसके बारे में आज पढ़ेंगे कि कैसे ड्राइव हुआ, कैसे काम आता है, कैसे चीज़ें बनती है। इस वाले को ध्यान रखना। इसमें क्या होता है कि आपको ओलेम दे रखा होगा, ओलेम। ठीक है, ओलेम के साथ में मोल पूछे तो ये वाला क्वेश्चन लगाना है आपको। मोलिक्यूल के साथ में मोल पूछे तो ये वाला लगाना है, और मास के साथ में लगाना तो ये वाला लगाना है। तो यहाँ पे देखो 22.4 कैसे आया, क्यों इसको डिवाइड करते हैं, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, और यहाँ पे लिखेंगे आइडियल गैस। यहाँ से बनता है ये आइडियल गैस इक्वेशन।
ठीक है। आइडल गैसिफिकेशन क्या होती है आप लोगों को पता ही होगा। ये चीज़ होती है जहाँ से ड्राइव होता है, जहाँ से निकलता है। भैया ये फॉर्मूला कैसे आया, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ाऊंगा, उसके थोड़ा बेस पढ़ाऊंगा। ठीक है। आइडल गैसिफिकेशन की बात करूंगा तो आइडल गैसिफिकेशन होती क्या है, सिंपली आप लोगों को पता होगा भैया, पीवी बराबर एनआरटी होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, पढ़ी होगी आप लोगों ने बहुत अच्छे से। तो ये वाली होती है पीवी बराबर एनआरटी। पीवी का मतलब, पी का मतलब होता है प्रेशर, ओ का वी का मतलब होता है वॉल्यूम, और एन का मतलब होता है मोल, आर का मतलब कांस्टेंट होता है, टी का मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है, ये तीन चीजें होती है, पीवी बराबर एनआरटी होती है। ये आइडल गैस इक्वेशन है, कहाँ पे काम आती है, आइडल गैस में। ठीक है जी, आपको पता होगा टी का मतलब क्या होता है भाई, टी का मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है, आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। ठीक है, एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, ये लिख लेना, अच्छी काम आती है, इंडिकेटर काम है। उसके बाद ओ का मतलब होता है, सॉरी वी का मतलब होता है वॉल्यूम। ठीक है, पी का मतलब क्या होता है, प्रेशर। ठीक है, ये वाली चीजें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बहुत अच्छे से, बहुत ख्याली दिमाग में। उसके बाद में जो टेम्परेचर अपना, इसको हमेशा किस में लेते हैं अपन, केल्विन में लेते हैं। अब केल्विन कैसे बनता है, सपोज करो आपको दे रखा है टेम्परेचर, किस में दे रखा है, सेल्सियस में। तो सेल्सियस में अपन 273 का एड ऑन कर देंगे। क्या करेंगे, 273 का एड ऑन कर देंगे तो आपका किस में बन जाएगा भाई, ये केल्विन में बन जाएगा। ये किस में बन जाएगा, केल्विन में। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि आपको सेल्सियस में दे दे। इस वाली जो पीवी बराबर एनआरटी जो आइडल गैस है, इसमें हमेशा टेम्परेचर आपको केल्विन में लेना है। केल्विन में कैसे लेंगे, अगर सपोज करो केल्विन में दे रखा तो अच्छी बात है, और सपोज करो कि आपको भी सेल्सियस में दे रखा हो, सेल्सियस। ठीक है ना, जैसे ऐसे देते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन कैसा था, 20 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपको इसमें 273 कर देंगे तो टोटल जो आपका कितना आएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। ये इस तरह से है ना, तो हमेशा 300 केल्विन हो जाता है, 27 ही देता है हमेशा, मैक्सिमम यही देता है। ठीक है, तो 273 में ऐड करके 300 होता है, क्योंकि इजी क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है ना, तो इस तरह से बनती चीज़ें। तो ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन कैसे काम लेंगे, इसको आप ध्यान रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत आसान है, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद सबसे मेन चीज़ आती है कि भैया आपने बताया कि पी भी मिल जाएगा, वी भी मिल जाएगा, एन भी मिल जाएगा, आर भी मिल जाएगा, टी भी मिल जाएगा, लेकिन आर तो कांस्टेंट होता है ना, तो आर की कैसे मिलेगा, आर की वैल्यू क्या होती है, तो कुछ आर की वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको, आर वैल्यू। ठीक है ना, कुछ आर की वैल्यू में बता देता हूँ आपको, जो आर की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है कि भैया आर की वैल्यू आपको 3 मिल सकती है। कौन कौन सी मिलेगी, या तो मिलेगी 0.0821। ठीक है, इसकी अब ऐसी क्यों मिल रही है, ठीक है, एक मिलती है एक वाली, ये वाली 1.97, एक मिलती है, 3 वैल्यू होती है। अब दिक्कत आती है कि भैया 3 में से हम यूज़ कौन से करेंगे, इसके पीछे क्या रीजन होता है कि भैया यूज़ कैसे करना है, 3 आगे कौन सा यूज़ करना पता ही नहीं, तो उसका देखो आपको यूनिट देखना पड़ेगा, क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में क्या यूनिट चल रही है। ठीक है, आपको लिखी हुई मिलेगी, उस यूनिट के हिसाब से आपको ये लगाना है। तो देखो अगर मान लीजिए ये वाली लगानी तो आप वहाँ लगाएंगे जहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो लग रहा हो एटीएम लीटर में। ठीक है ना, ये वाली यूनिट चल रही है वहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये वाली लगानी है आप तो ये लगा ली, आप ये लगा देंगे। अगर ये वाली लगानी तो आपको लगाना है कैलोरी की जो यूनिट दे रखी है आपको, तो मोल केल्विन है, इसको छोड़ो, ये केल्विन है, मैंने यहाँ पे केल्विन। ठीक है, उसके बाद में ये वाली लगानी है आपको जूल में, जूल मोल केल्विन में। ठीक है, जहाँ पे जूल की पावर आ रही हो, ठीक है, जूल की मतलब यूनिट्स वगैरह आ रही हो ना अपने क्वेश्चन में, तो वहाँ पे ये वाली लगानी है आपको। जहाँ पे एटीएम लीटर वाली आ रही हो तो ये वाली लगानी है, बाकी ये वाली लगानी है जहाँ पे कैलोरी पूछी जाए, है ना, और जूल की पूछी जाए तो ये वाली लगानी है। ठीक है, अभी इसको समझना है, उसके बाद मैं सब बता दूंगा कि क्वेश्चन में कैसे लगाना है, कैसे लगाना, बस याद करने की चीज़ें, इनको ध्यान में रख के चलो। ठीक है, उसके बाद पी है, पी की भी कुछ यूनिट्स होती है, पी यूनिट। ठीक है, पी की यूनिट्स होती है भैया, पी की यूनिट होती है, जैसे 1 एटीएम आपको दे दिया, बेसिक चीज़ें, 1 एटीएम बराबर होता है 760 ठीक है, अगर मान लीजिए 1 एटीएम की बात करें तो 1 एटीएम इंटू बराबर होता है 760 mm। ठीक है, एस जी वाली। उसके बाद अगर मैं बात करूँ भैया 1 एटीएम आएगा, उसको मान लिया अगर आप लेना चाहे टोर में तो ये होता है भैया 760 टोर। ठीक है, तो 1 एटीएम बराबर होता है 760 टोर। उसके बाद अगर मान ले लो, मैं ले लेता हूँ 1 एटीएम बार में लेना आपको, बार में 013 बार, ये वाली इक्वेशंस होती है, थोड़ी सी ध्यान रखना है, BAR होता है। ये जो आपकी यूनिट्स वगैरह होती है, छोटी छोटी चीज़ें, इनको ध्यान मत देना ज़्यादा, बस याद करने की चीज़ें, इनमें कंसेप्ट वाली चीज़ें कुछ भी नहीं है, मतलब सीखने करने वाली ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद में इतना ही करो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो कुछ वॉल्यूम की ले लेता हूँ, वॉल्यूम की यूनिट ले लेता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम की यूनिट में क्या होता है, देखो 1 मीटर क्यूब हो गया, इसका मतलब होता है भैया 1000 लीटर। ठीक है, साथ में कभी कभी आपको लीटर मिल जाएगा, कभी कभी आपको ml मिल जाएगा, तो ये सारी चीज़ें जो आपको देखनी पड़ेगी इन चीज़ों में। ठीक है, यहाँ तो होता है भैया बेसिक मैथ वाली काम, लेकिन मेन चीज़ क्या आती है, मेन चीज़ आती है कि सपोज करो, समझना यहाँ पे कि आपको जो इक्वेशन मिली पीवी बराबर एनआरटी, ठीक है, पीवी बराबर एनआरटी मिली, तो सपोज करना कि पीवी बराबर एनआरटी का मतलब क्या होता है। अगर आपको ये STP, ठीक है,
एनटीपी पे मिल रहा है, ठीक है, एसटीपी एनटीपी मिल रहा है, तो इसका मतलब होता है भैया, एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसका नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। तो आपको हमेशा इस वाली एसटीपी एनटीपी का मतलब क्या होता है, टीपी टीपी दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि भैया यहाँ पे क्या होता है ना, जो टी और पी होता है ना, वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब यहाँ के बराबर वैल्यू होती है, मतलब वेरिएबल नहीं होती है। तो सपोज करो यहाँ से P और T कांस्टेंट हो जाएगा, R हमेशा कांस्टेंट है, तो आप किस पे डिपेंड कर रहा है भैया, V डिपेंड कर रहा है N पे, कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब इसका मतलब होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N पे, मतलब V बढ़ेगा तो N भी बढ़ेगा, N बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, दोनों चीज़ों का साथ में एक दूसरे के है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब एक दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। देखो यहाँ से P और T दोनों कांस्टेंट है, R कांस्टेंट शुरू से होता है, तो V और N बचा, तो दोनों एक दूसरे के क्या करती है, एक दूसरे के क्या करती है बताना मेरे को, एक दूसरे पे डिपेंड करती है, मतलब V बढ़ेगा तो N भी बढ़ेगा, मतलब ओलेम बढ़ रहा है तो मोल भी बढ़ेंगे। अब इसको समझने वाली बात भी है कि कोई भी जो आपने भैया बकेट वगैरह लिया, कुछ बाल्टी वगैरह ली, उसमें आपने बहुत सारा ओलियम डाल दिया, ठीक है ना, बहुत सारा पानी भर दिया, तो उसका मोल भी बढ़ेंगे ना, ठीक है, ओलियम बढ़ेगा तो मोल भी बढ़ेंगे। इसमें समझने वाली क्या बात है, सिंपल चीज़ है, ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए आप इसको ऐसे मिल जाए रेशो की फॉर्म में, V1 V2 बराबर क्या होता है, N1 E2 N2, लिख सकते हैं इसको भाई। मान लीजिए दो दे रखा है आपको चीज़ें, दो चीज़ें देने के बाद आप ऐसे तो कर सकते हैं ना, V1 V2 N1 N2 मतलब बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। देखो इसका जो रेशो बनाएंगे तो V1 V2 N1 N2 कैसे बनाए, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली, अगर इनडायरेक्टली होता ना तो यहाँ पे आता V1, ठीक है, यहाँ पे आता है N1, फिर यहाँ पे V2 N2, ऐसे कुछ चीज़ें चलती मैं आगे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ को, क्या इस तरह से आप कर लेंगे क्या, बहुत ईजी है ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में जो एसटीपी एनटीपी की जो बात होती है, ठीक है, एसटीपी एनटीपी की बात होती है, तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो प्रेशर है ना वो हमेशा होगा 1 एटीएम पे, जो कांस्टेंट रहेगा टी और पी, तो प्रेशर 1 एटीएम पे रहता है, और आपका जो टी है, ठीक है, वो रहता है भैया 273 केल्विन पे, ठीक है। ये दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखना कि भैया उस पर क्या होगा, जब देखो टेम्परेचर और प्रेशर आपको कांस्टेंट मिल गया, तो एसटीपी एनटीपी अगर मान लीजिए उसने दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो एसटीपी अगर एनटीपी आपको मिलता है तो आप हमेशा वहाँ पे, क्योंकि टी और पी को क्या कराएंगे आप कांस्टेंट कराएंगे, तो वहाँ पे उसको वैल्यू दे देता है वो। अगर वैल्यू नहीं देता है तो आप क्या करेंगे, पी का मतलब 1 एटीएम और टी का मतलब 273 केल्विन, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया इसको अपन को लगाना है सारी चीज़ें। तो इस तरह से आपका जो इक्वेशन है नॉर्मली ये बन जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में जो आपका फॉर्मूला था, ठीक है, आपका फॉर्मूला था वो क्या, V/22.4 लीटर, ठीक है, वो कैसे बनता है, एसटीपी एनटीपी भैया आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन अब इसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन लो, क्वेश्चन की फॉर्म में बता रहा हूँ मैं आपको, लिखो ओलियम ऑफ 1 मोल, ओलियम ऑफ 1 मोल ऑफ आयन आइडियल गैस एट एसटीपी एनटीपी, ठीक है। देखो आपको पता होगा ना, मैंने वही तो बताए थे ना कि भैया n बराबर होता है क्या था, n इक्वल टू क्या होता है, V/22.4 लीटर होता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि वॉल्यूम क्या होता है 1 मोल आयन का आइडियल गैस पे, ठीक है। आइडियल गैस का जो एसटीपी एनटीपी प्रेशर होता है, मतलब जो एक पोजीशन है उस पे वॉल्यूम क्या होता है, इसको निकालने के पीछे देखो ये वाला सोल्व भी है, इस इक्वेशन से निकलता हो PV बराबर nRT, ठीक है, PV बराबर nRT इस तरह से निकालेंगे अपन सोल्व करके। लेकिन इस इक्वेशन को, जो सारी इक्वेशन है ना, इसको ऐसे निकालते निकालते वहाँ पे एक फाइनल रिजल्ट निकलेगा, उस फाइनल रिजल्ट को ही अपन क्या मान लेंगे, हर जगह वेरिएबल मान लेंगे, वहाँ पे हर जगह वैलिड रहेगा वो, क्योंकि रहेगा वैलिड क्योंकि मैंने निकाला हुआ है, क्योंकि अगर बार बार अपन ऐसे करेंगे बहुत टाइम जाएगा, इसलिए वो वाला फॉर्मूला बन के आया है, तो इस वाली फॉर्म से बनेगा वो फॉर्मूला। तो देखो यहाँ से निकालना है कि आपको ओलियम निकालना है, ठीक है, तो ओलियम निकालूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा V बराबर, और ये nRT सेम रहेगा यहाँ पे, और P क्या करेगा इधर चला जाएगा ये, ठीक है। ये बार इक्वेशन बनेगी नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ से V निकालना है, ठीक है, तो V निकालूंगा तो V निकालने के पीछे क्या हो जाएगा भाई, ये P इधर चला जाएगा, V बचेगा, तो ये बिल्कुल कहाँ जा जाएगा, अपोन में जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, हेलो PV बराबर nRT का क्या बन जाएगा, V/nRT/P, तो ये वाली मेरी इक्वेशन बन जाएगी। अब इस वाली इक्वेशन में सोल्व करूंगा, तो सोल्व करने पे कैसे, n का बराबर कितना हो जाएगा, 1 मोल आ रहा है, n बराबर मोल होता है तो 1 मोल आ गया, 1 मोल के बाद R आ रहा है, ठीक है, आइडल गैस है, एटीएम पे रखना है, तो मेरा क्या पे हो जाएगा यहाँ पे 0.082 हो जाएगा, ठीक है। टी कितना आ रहा है भैया, T273। अब देखो इसमें टेम्परेचर नहीं दे रखा है, लेकिन अपन को मानना पड़ेगा ना, क्यों मानना पड़ेगा कि भाई देखो आइडल गैस है तो मैंने ये वाली लिख दी, और P कितना दे रखा है अपन को, P दे रखा है कि आप लोगों को पता ना, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आयन आइडियल गैस एट एसटीपी एनटीपी, बताना हाँ दे रखा है क्या, P नहीं दे रखा, लेकिन अपन को क्या रखा है, एसटीपी एनटीपी करना है। एसटीपी एनटीपी भैया एक होता है, मैंने लिखवा रखा है, P और T सेम है, दोनों लिख दिया, 1 मोल दे रखा है, R की वैल्यू कांस्टेंट होती है सही, तो ये वाला कर दिया। अब इसको आप सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में जो आपका बनेगा भैया वो कितना बनेगा,
4 लीटर बनेगा ये, ठीक है। 22.4 लीटर इसका आंसर आने वाला है। तो मतलब आपका जो है वॉल्यूम में ये वाला बन जाएगा, ठीक है। एसटीपी एनटीपी पे तो 22.4 एसटीपी एनटीपी ये वाला वैल्यू बनेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो जो आपका बोलते हैं ना कि भैया वो 22.4 क्यों लगाया बीच में आप लोगों ने यहाँ पे, ये 22.4 क्यों लगाया, तो ये 22.4 क्यों लगाया मैंने कि वहाँ से निकाला हुआ है, वहाँ से निकल के ये वाला फॉर्मूला इसलिए बना, इसलिए मैंने फाइनल फॉर्मूला ये वाला दे दिया। हर जगह फाइनल फॉर्मूला काम चलता है, इतनी बड़ी क्वेश्चन वगैरह कोई नहीं करता। नीट में एग्जाम यहाँ से आएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, अपन को यहाँ से करना होता है बहुत ईजिली। तो इतना करेंगे, इसमें काम आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, थोड़ी सी और लिख लो। एसटीपी एनटीपी, ठीक है। इसमें देखो एसटीपी एनटीपी क्या होता है, पी और टी क्या होता है, कांस्टेंट होता है आपका, कांस्टेंट, ठीक है। पी और टी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ से अपन ने क्या सीखा, समरी लिख लो यहाँ पे वी एन, ठीक है। वी डिपेंड करता है एन पे, उसके बाद अपन मान ली रेशो फॉर्म में निकाल तो V1 V2 और यहाँ से क्या हो जाएगा N1 N2। और लिखा दी मैंने चीज़ें, दोबारा से मैं समराइज तरीके से लिखा रहा हूँ, वहाँ पे कंसेप्चुअल चीज़ें हो गई थी, ठीक है। इतना हो गया, कोई इसमें कोई दिक्कत है क्या। और सपोज करना कि एस टी पे एन टी पे मैंने लिया भैया 1 मोल, ठीक है। 1 मोल आइडियल गैस, यहाँ पे लिख लेना आइडियल गैस, ठीक है। तो 1 मोल आइडियल गैस का भैया कितना वॉल्यूम होता है, कितना लीटर होता है, तो देखो 1 × 22.4 लीटर, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे 2 मोल ले लेता हूँ मैं, 2 मोल का क्या बनेगा 2 × 22.4 लीटर। अब ऐसा मत सोच लेना कि आपको 2 मोल दे रखे तब भी सेम रहेगा, नहीं। 1 मोल का 22.2 का इतना मल्टीप्लाई कर दो ना यार, इस तरह चीज़ें बन जाएगी। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, निकालते कैसे, आपको 2-3 चीज़ें मिलेगी। ये तो मोल है, मोल से आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है लीटर में, ठीक है। ये तो चीज़ें निकालनी है अपन को, और क्या निकालना है, सिंपल है भाई, या तो मोल निकालना है या वॉल्यूम निकालना है। तो इसको लिए क्या करना पड़ता है कि अगर मान लीजिए आपको मोल से वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इंटू करते हैं 22.4 से, ठीक है। वॉल्यूम से अगर आपको मोल निकालना है, ठीक है, तो आप डिवाइड करते हैं 22.4 से, ठीक है। ये वाला तो आपको कंसेप्चुअल चीज़ होगी। उसके बाद जो डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है आपका, क्या बनता है, मोल, यहाँ सब समझ आ जाएगा आपको 22.4, ठीक है। इतना हो गया भाई। अब बताना इसमें क्या मैंने गलत लिखा है कि वाला मोल से मैं वॉल्यूम चाहूँगा तो इंटू करना पड़ेगा 22.4 से। तो देखो मोल से मेरे को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, मतलब मोल दे रखा है तो मोल दे दे यहाँ पे, वॉल्यूम निकालना है। तो देखो इन दोनों को डिवाइड करते हैं कि अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो मोल 22.4 को तो वाला निकल जाएगा। सपोज करो आपको वॉल्यूम दे रखा है और आपको मोल निकालना है, वॉल्यूम दे रखा है मोल निकालना है, तो आपको डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है मोल निकालना है, वॉल्यूम दे रखा है मोल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, मोल है, मोल को भैया इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जाएगा तो वॉल्यूम बच जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना, बहुत ईजी है, क्योंकि आपको मैं कंसेप्चुअल चीज़ें सिखा रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्टली चीज़ें मैं नहीं कराऊंगा, मैं बेसिक से चीज़ें कराऊंगा, क्लियर बात है। जो भी बच्चा पढ़ेगा, ताकि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप वही पढ़ रहे हो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया क्लासरूम में। अगर मैं भी क्लास जैसा पढ़ा दूंगा वहाँ पे बिल्कुल हवा में, तो फिर तो क्या मतलब रहेगा चीज़ों का, ठीक है। तो मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि क्लास का जैसा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल हवा में चीज़ें मैं बेसिक से कराऊंगा, ठीक है। अब आपको कैसा लगता है वो आपके ऊपर है, मेरी तरफ से तो आपको बस 100% अच्छा लग रहा होगा यार, क्योंकि कंटेंट पता चलता है ना इंसान को क्या कैसे करा रहे हैं अपन, ठीक है। खुद को फील आ जाता है कि यार मैं हवा में उड़ा रहा हूँ, बच्चों को समझ में नहीं रहा होगा, इसलिए मैं एक एक चीज़ को डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा समझना बातों को यार, फोकट वन शॉट वगैरह में कुछ मत नहीं रखा जीवन में, उनका जीवन बर्बाद होती है चीज़ें, वो जीवन बर्बाद करने वाली चीज़ें, वन शॉट वगैरह तो कुछ भी नहीं, उनमें एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है भाई। ऐसे क्वेश्चन बन जाए तो हर कोई सेलेक्ट होकर निकल जाए, ठीक है। जो 5-7 घंटे का चैप्टर है उसको 1 घंटे में करा के 5 फॉर्मूले लिखा के आप करा दोगे, 5 फॉर्मूले क्वेश्चन बन जाएगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बनेगा भाई, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना चीज़ों को, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला मैंने लीटर में लिया था, सपोज करो इस लीटर को मैं किस में करूँ, ml में, ml में करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ml में, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, 22.4 है तो 22,400 से हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ, मोल है, ml में लेना है अपन को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, अगर मान लीजिए आपको ml में लेना है, दो चीज़ें बनती है ना, तो लीटर है ml में, तो यहाँ पे हो जाएगा 22,400, यहाँ डिवाइड हो जाएगा 22,400, ठीक है। बस इतना कर लेना जिसमें आपका काम हो जाएगा, बस सिंपल चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे ले लो यार, 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 ml होता है, ठीक है। तो 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और आपका निकाल दिया, हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट ले लो, अगला पॉइंट होता है भैया डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस निकालनी होती है, ठीक है। क्या निकालनी होती है, डेंसिटी ऑफ गैस। अब भैया डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ गैस का मतलब क्या होता है कि भैया सपोज करो आपको मास दे रखा है,
ठीक है, मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, तो उस मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, डेंसिटी निकल जाएगी आपकी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि जितना भी मास आपको दे रखा है उस मास को उस वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, जो निकलेगा वो डेंसिटी आती है। तो इसलिए भैया डेंसिटी ऑफ गैस का मतलब क्या होता है, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लेकर आऊंगा मैं, डी है। डेंसिटी को कैसे डिनोट करते हैं, डी से करते हैं, ठीक है। तो डी डिपेंड करता है भैया मास अपॉन वॉल्यूम पे, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, मास अपॉन वॉल्यूम पे डिपेंड करता है डेंसिटी डी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला था डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसे लिख सकते हैं। कभी कभी आपको ऐसे मिलेगा डी अपॉन, क्या मिलेगा आपको, डी अपॉन एम वी, इसको भी ध्यान रख लेना है शॉर्ट में, डी बराबर एम वी, मतलब डेंसिटी मास वॉल्यूम हो गया, डी एम वी हो गया। हेलो, ठीक है, इजी चीज़ है, कोई दिक्कत है इस चीज़ में, कोई दिक्कत नहीं। मास अपन वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा, डी एम ई हो जाएगा, बस इस सर्कल जिसमें आपकी डेंसिटी निकल जाएगी, मास वॉल्यूम जो भी है वो भी निकल जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है, कैसे होता है समझना चीज़ों को, कि आपको देखो पी वी एन आर टी से निकालता हूँ इसको मैं, पी वी एन आर टी, ठीक है, समझना इस चीज़ को, ये वाला निकला। अब इसका कुछ अलग फॉर्म भी होता है जहाँ से क्वेश्चन आता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा समझना। पी वी बराबर एन आर टी हो गया, ठीक है, पी वी बराबर एन आर टी हो जाएगा, तो आप सिंपल समझना कि जो पी वी है, पी वी के साथ में भैया एन होता है, एन का मतलब क्या होता है, मोल होता है, ठीक है। तो मोल का मतलब क्या होता है, मास अपॉन मोलिकुलर मास होता है कि नहीं होता, मोलिकुलर मास होता है। उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आर टी सिंपल कर दूंगा, आर टी। देखो पी वी हो गया, एम अपॉन एम हो गया, मोलिकुलर मास हो जाएगा यहाँ पे नीचे वाला, और ऊपर का मास हो जाएगा ये वाला होता है ना, एम अपॉन एम, आर टी हो गया। सिंपल चीज़ है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, इजी है, बहुत आसान है, ठीक है। पी वी बराबर एन आर टी, ये पी वी एम अपॉन एन आर टी अपन लिख सकता हूँ, एन की वैल्यू एम अपॉन एम लिख सकता हूँ। अब इसमें से आपको डेंसिटी निकालना, एम वी निकालना है आपको, एम वी डेंसिटी निकालनी, इससे तो एम वी निकालना। तो एम वी मैं कैसे निकालूंगा, सपोज करना मैं एम वी निकालूंगा, देखो यहाँ से मैं एम लूँगा, यहाँ से वी लूँगा, एम वी, ठीक है, ये वाला इधर आ गया, और जो इधर वाला है नीचे वाला, ये क्या जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पी एम, और ये हो जाएगा आर टी, ये बन जाएगा भाई। इसमें से देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है मेरे पास में। तो मैंने क्या करा, मेरे को निकालना था डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, एम वी होती है, ठीक है, डी बराबर एम वी होता है। तो मैंने भैया यहाँ से एम और वी, तो एम को नीचे लाया, मैं एम वी कर दिया, और यहाँ से पी एम आर टी हो गया मेरा, ऐसे बनता है, सिंपल बात है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना कर लेना। अब एम वी का मतलब क्या होता है भाई, डी डेंसिटी, तो यहाँ से पी एम अपॉन आर टी, तो ये वाला फॉर्मूला भी एक होता है, डी बराबर पी एम अपॉन आर टी, ये भी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, कभी वो वाला नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, पी एम अपॉन आर टी, ठीक है। कभी कभी आपको डायरेक्ट मास दे दे, वॉल्यूम दे दे, तो आप निकाल देंगे, कभी आपको दे देगा प्रेशर, मोलिकुलर मास, आर टी वगैरह देगा, तो आप कैसे निकालना है, तो आपको डी बराबर पी एम अपॉन आर टी। तो एक तो ये वाला हो गया बहुत बेस्ट तरीके से, एक ये वाला हो गया बहुत बेस्ट तरीके से, ये वाली तो शॉर्ट फॉर्म है इसी, ठीक है। तो इस तरह से करके चलना, ये वाला फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, बहुत आराम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, ये आइडियल गैस के लिए यूज होएगा, आइडियल गैस के लिए, ठीक है, आइडियल गैस के लिए पी एम अपॉन आर टी, डी के फॉर्मूला जाएगा पी एम अपॉन आर टी। तो इस तरह से चीज़ें बनेगी, आपकी जो कंसेप्ट चीज़ें मैंने सारी करवा दी है, ठीक है। कंसेप्ट आपके एक एक क्लियर हो चुके होंगे, कंसेप्ट कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते, सारी चीज़ें क्लियर है। इसके बाद अपन क्या करते जाएंगे, इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बनने का तरीका क्या होता है, एक एक क्वेश्चन बनने का तरीका मैं बहुत ईजिली और बहुत शानदार तरीके से आपको करवाने वाला हूँ, कि भाई क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, क्वेश्चन किस फॉर्म में बनेगा, और क्वेश्चन कहाँ से उठ सकता है, तो उसके सारे टाइप में आपको करवा दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन कोई सा भी आप आएगा, आप हर कोई क्वेश्चन उड़ा देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, बहुत आसान तरीके से, ठीक है। उसके बाद में अब अपन क्वेश्चन की फॉर्म में जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखो केस 1, ठीक है। केस 1 में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये सारे फॉर्मूले मैंने बताया आपको, इस फॉर्मूले में भैया क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि सपोज करना कि ये लेगा भैया 4 है, लिखना 4 है पर्टिकुलर गैस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा 4 ऑफ पर्टिकुलर गैस, कोई सी भी गैस ले लेंगे अपन, ऑक्सीजन वगैरह ले लो, तो ठीक है, नाइट्रोजन वगैरह लो, कोई सी भी गैस ले लो, एक गैस के लिए बनेगा। तो इस गैस में हमेशा ध्यान रखना क्या हो जाएगा कि आपका जो देखो एक गैस ले रखी तो उसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है, ठीक है, मोलिकुलर वेट है या मोलिकुलर जो मास है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ले ले, नाइट्रोजन ले ले, तो मोलिकुलर मास जो रहेगा वो क्या चेंज होगा, क्या बिल्कुल नहीं होगा, एटॉमिक मास होता है तो ठीक है, कभी भी चेंज नहीं होता ना। तो हमेशा इसमें ध्यान रखना कि जो एम डब्ल्यू रहेगा, एम डब्ल्यू क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, मतलब कॉन्स्टेंट रहेगा, एम डब्ल्यू क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद में इसका जो पी और टी क्या होता है ना, वेरिएबल रहता है, वेरिएबल, ठीक है। ये दो चीज़ें क्या होती है, वेरिएबल होती है इस चीज़ में, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, इतना ध्यान रख लेना, इजी हो जाएगा काम। उसके बाद में इस वाले क्वेश्चन में जो पर्टिकुलर दो गैसें आएगी ना, दो गैसें, ठीक है, पर्टिकुलर गैसें आ जाएगी एक एक सिंगल, तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछता है रेशो का, ठीक है। रेशो का पूछेगा भाई D1 और डेंसिटी, कि भैया ऑक्सीजन की डेंसिटी है, नाइट्रोजन की डेंसिटी, इन दोनों का रेशो बताओ। तो रेशो कैसे निकालना आपको, D1
D2 हो जाएगा। ठीक है, आप खुद भी कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला दूंगा तो उसको चिपक के आप काम कर देना। D1 D2 हो गया। तो आप पता ना D1 का मतलब क्या होता है भाई, PM/RT अपन ने निकाला था, PM/RT। ठीक है, D2 का मतलब क्या हो जाएगा, PM/RT हो गया। ठीक है, इजी लें। उसके बाद देखो ये मास से मास कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। उसके बाद इतना बताना जो R है, R से R कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। उसके बाद बचेगा क्या मेरे पास में, बचेगा भाई मेरे ऊपर से क्या बच रहा है, P/T1, यहाँ क्या बच रहा है, P/T2। ऐसे कर लो आप, यहाँ पे P1 P2 कर दो, ये वाला मेरा फॉर्मूला बचेगा। इस फॉर्मूले में कहीं भी चिपकाऊंगा जहाँ पे मेरे को दो पर्टिकुलर गैस दे रखी, इसको ध्यान रखना कंडीशन को, पर्टिकुलर गैस दे रखी और आपको D1 D2 का क्या निकालना हो, रेशियो निकालना हो। तो ये वाला मेरा क्वेश्चन बन के नजर आएगा मुझे। सिंपली यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बहुत ईजीली, बहुत शानदार तरीके से, D1 D2 का रेशियो। भाई D1 D2 का रेशियो निकालना था, आप सिंपल बोल देंगे P1 T1 P2 T2, इस तरह से आप निकालेंगे। बहुत शानदार तरीके से काम हो रहा है भाई। ठीक है, मज़ा आ जाएगा आपको, क्या आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। मज़ा कैसे आएगा कि आपको है ना बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, PM क्या 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 कट के डायरेक्ट ये वाला लगाओ, आपका चिपकाओ, आपका सवाल हो जाएगा बहुत ईजी वे में। ठीक है, उसके बाद केस नंबर 2 ले लो, 2 केस बनेंगे इसमें। ठीक है, ये वाला केस रहेगा, इस वाले केस को कि सपोज करो इसमें आपको क्या बोलेगा कि केस 2 में वो पूछता है वेपर डेंसिटी, आपने नाम तो सुना होगा वेपर, केस 2 में वो क्या पूछेगा, वेपर डेंसिटी पूछेगा। ठीक है, अब वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, वेपर डेंसिटी निकालते हैं अपन कि आपको D तो सेम लिखना ही पड़ेगा दोनों में, D वेपर का मतलब क्या होता है, कोई सी भी गैस दे रखी है आपको, उस गैस को किसके बिहाफ में, किसके रिफरेंस में, H2 के रिफरेंस में आपको निकालनी होती है, इस तरह से dx/dt। ठीक है, ये वाला काम करेंगे आप इजीली काम हो जाएगा आपका, बहुत कोई दिक्कत ही आपको नहीं आएगी। ठीक है, वेपर डेंसिटी कैसे होता है, इसमें बहुत सारे इक्वेशन थे, उसको मैं लिखाऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाऊंगा, उसको कर लेना कि देखो इसका मतलब होता है भाई VD। ठीक है, VD, ठीक है, VT VD। ठीक है, VD किसका, X का, X गैस है, उसका वेपर डेंसिटी आपको दे रखा होगा। इसको निकालने का बेस्ट तरीका होता है भैया, मोलिकुलर वेट लिख दो अपॉन 2 लिख दो, किसका, हाइड्रोजन का। पहले क्या VD हो गया, इसका हाइड्रोजन आ रहा तो मोलिकुलर वेट अपॉन 2 कर देंगे, जिसमें काम हो जाएगा हाइड्रोजन का, इतना करेंगे। उसके बाद में ये वाली एक तो निकल आएगी, फिर यहाँ से निकलेगी चीज़, मोलिकुलर वेट निकालना है तो VD × 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 × VD। ये वाला फॉर्मूला बन के नजर आपको आता है। सिंपली ऐसे ध्यान रखना, मोलिकुलर वेट अपॉन 2 × VD वेपर डेंसिटी का। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना वेपर डेंसिटी कहाँ निकाली जाती है, देखो भैया ये गैस के नीचे निकाली जाती है। ठीक है, गैस के नीचे निकाली जाएगी, और कहाँ पे निकाली जाएगी, कौन सी गैस रहेगी जहाँ पे निकाली जाएगी, वो निकाली जाएगी वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए, वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए। देखो वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, वेपर डेंसिटी मतलब VD, तो VD की फॉर्म क्या होती है, VD निकालेंगे तो VD अपन आपको निकालना है। यहाँ पे दो चीजें निकल सकती है, क्या क्या निकलेगी, VD या मोलिकुलर वेट। दो चीजें पूछ लेगा आपसे कि भैया वेपर डेंसिटी क्या होती है, VD क्या होती है, तो आप क्या करेंगे, मोलिकुलर वेट होगा, उस मोलिकुलर वेट में जो भी दे रखा है, जो भी गैस, उस मोलिकुलर वेट में 2 से डिवाइड कर देंगे आप, इसमें निकल जाएगा। सपोज करो आपसे पूछ ले भैया वो कि मोलिकुलर वेट क्या होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। या तो आप VD निकालेंगे तो ऐसे निकाल देंगे, ठीक है, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंपल ये वाला फॉर्मूला निकाल देंगे। जो फॉर्मूला है मोलिकुलर वेट से निकाल दो, VD निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड में चल दो, ये डिवाइड में हो गया, तो ये 2 ही फॉर्मूले बनेंगे जिसमें आपका काम हो जाएगा बस इजीली। इन क्वेश्चन को ध्यान में रखो, काम आपका इजीली होता रहेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सिंपल चीज़ है, बार बार नहीं बतानी पड़ेगी मुझे। तो चलो अगला क्वेश्चन करो। अब आपके क्वेश्चन की बारी आ चुकी है, अब आपको क्वेश्चन लगाना है, दम लगा के क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा आपको। लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ एटम, फाइंड द नंबर ऑफ एटम एंड वॉल्यूम प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम एंड वॉल्यूम प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट STP। अब देखो STP पूछ लिया इसने, तो STP पूछेंगे तो क्या जवाब देना पड़ेगा आपको। सिंपल समझना कि आपको देखो 1 ग्राम दे रखा है हीलियम, ठीक है, 1 ग्राम हीलियम दे रखा है, और कहाँ पे दे रखा है आपको, STP दे रखा है। सिंपल इतना तो ध्यान रखेंगे आप, इजी कर पाएंगे क्या, कर पाएंगे। उसके बाद आपको पता होगा कि हीलियम को कैसे लिखते हैं, हीलियम को लिखते हैं 2/4। सिंपल चीज़ है, लिख देंगे ना आपको, इतना करेंगे, कम कर पाएंगे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सबसे पहले अपन हीलियम का अगर मोल निकालेंगे तो मोल इसके कितने निकलेंगे, इसके निकलेंगे मोल भाई इजीली कि भाई मोल क्या होता है, मोल होता है मास अपॉन, क्या होता है, मास अपॉन मोलिकुलर वेट, ये होता है ना। तो देखो हीलियम का वेट कितना दे रखा है 1, ठीक है, मास कितना होता है 4, तो भैया इसके मोल कैसे निकालूंगा मैं, इसके मोल निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा 1/4, क्या हो गया ये, मोल ऑफ हीलियम,
1/4 मोल ऑफ हीलियम हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए मैं इसका एटम निकालूँ, एटम निकालूंगा, देखो एटम निकालना, एटम कैसे करते हैं 1/4 हो गया। उसके बाद इससे Na से कर देते हैं मल्टीप्लाई, Na एटम, हेलो ये एटम निकल गया मेरे, सिंपल है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करेंगे 1/4 आ रहा है, इसको क्या करेंगे वॉल्यूम से क्या करना पड़ेगा। अब अपन को यहाँ पे निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम। एटम तो मैंने निकाल लिया, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकालता आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, N/V/22.4 ये वाला होता है। यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है तो अपन मोल आ चुके हैं, मोल को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हेलो 22.4 हो गया। ऐसे निकालना होता है, बस इसको निकालेंगे, जो भी करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे तो 20, 5.4 ऐसा कुछ आ जाएगा लीटर हीलियम, हेलो। ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया बहुत ईजी। के वाला क्वेश्चन लगा देंगे, आप लगा देंगे, बहुत ईजी। कैसे करना है आपको निकालना पड़ेगा भाई, एसटीपी दे रखा है, एनटीपी दे रखा है, एसटीपी एनटीपी आपको मोल निकालने हैं, ठीक है। यहाँ फाइंड आउट एटम एंड वॉल्यूम निकालना है, तो आपको ऐसे कर देना है। एटम ऐसे निकालने की ट्रिक होती है, अपन सीखते आएंगे। तो अपन को देखना पड़ेगा एसटीपी एनटीपी, सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो ये सबसे मैटर करता है। अगला क्वेश्चन ले लो, अभी सब समझ आ जाएगा। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल की बात कर रहा है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल प्रेजेंट इन 1cm3। 1cm3 मैंने बताया था आपको कितना होता है, ठीक है 1cm3, ठीक है 1cm3 बताया था, जैसे मान लो 1000 होता है ना, 1cm3 में 1000 ml, ठीक है। ये 1cm3 हो गया। उसके बाद में ऑफ एनी आइडियल गैस एट एसटीपी। देखो आइडियल गैस है, एसटीपी की बात आएगी। अब एसटीपी की बात आ जाएगी तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मेरे दिमाग में वही आएगा कि अपने मेरे पास में फॉर्मूला कौन सा है, वी एन बराबर V/22.4 ये वाला होता है। अब मेरे को मोलिक्यूल निकालना है, मोलिक्यूल में निकालना मैं सीख चुका था पहले, ठीक है। जो एटम आएगा इस एटम को, उस जितने एटम है उसमें उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैसे करूंगा समझना चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं अगर मोल निकालूंगा, ठीक है, तो मोल अगर मेरे को निकालने तो इतना बता रहा, मेरे को 1cm3 दे रखा है, तो मैं 1/22.400 कर दूंगा, सॉरी 22,400 कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पे 22.4 होता है ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। यहाँ पर सिंपली देखना, ये 1000 ये लिख दिया मैंने, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला मोल आ जाएंगे सिंपली। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब मान लीजिए ये वाले मोल आ गए मेरे, क्योंकि यहाँ तो ये निकालना है वेट। फाइंड आउट नंबर ऑफ मोलिक्यूल प्रेजेंट इन 1cm3 ऑफ एनी आइडियल गैस। कोई सी भी आइडियल गैस ले लो, उस आइडियल गैस में वेट कितना दे रखा है 1cm3, तो इतना हो जाएगा 22.4। अब इसके मोल तो आपको निकाल ही चुके हैं, तो आप क्या करेंगे 22,400 इंटू क्या करेंगे Na एटम, एटम निकल गया भाई। एटम निकालने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अगर देखो यहाँ से मोल निकल चुकी है, अब अपन को निकालना है मोलिक्यूल। और मोलिक्यूल निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, N/N होता है, ठीक है। देखो यहाँ से मोलिक्यूल निकालना है, मेरे पास में मोल है, ठीक है, N अपन फिक्स होता है सही। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्या करूँगा भाई, इस चीज़ को इनसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। करूँगा कि नहीं करूँगा बताओ मुझे। तो मेरे पास में क्या दे रखा है 22,400, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में देखो यहाँ से मेरी Na की वैल्यू यहाँ ऊपर जाएगी, यहाँ एक की जगह, तो क्या हो जाएगा 0.23 इंटू 10⁻23 और नीचे 22,400 आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला नहीं आएगा मेरे ख्याल से। मैं बताता हूँ कैसे आया। कि देखो मेरे पास में मोल आया, ठीक है, मोल आने के बाद मेरे को निकालना है मोलिक्यूल। अब मोलिक्यूल निकालना है तो मेरे पास में फॉर्मूला होता है कि अगर मान लीजिए मेरे को मोल मिल जाए तो मोलिक्यूल में निकल जाएंगे, Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 1/22 जो भी आ रहा है 22,400, ठीक है। यहाँ से N आएगा, N आने के बाद इससे थोड़ी मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ऐसे ऐसे होता है ना। तो यहाँ की चीज़ है, ठीक है, तो यहाँ की चीज़ रहेगी तो यहाँ पे जाएगी नहीं जाएगी, तो भैया ये वाली चीज़ है, यहाँ से जो N है यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे उल्टे, तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। फिर यहाँ से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे, पीसेंगे, जो भी चीज़ बनेगी, तो आप इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो आपका जो बन के आएगा वो आएगा भैया 2.69 इंटू 10⁻19 मोलिक्यूल, ठीक है, ये वाली निकल के आएगी। तो ये वाला क्वेश्चन है जो आपको बन के आने वाला है, बहुत आराम है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है, इजी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ले लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। लिखो 1 ड्रॉप, ऐसा क्वेश्चन आता है ना, पानी की ड्रॉप वाला क्वेश्चन। अभी समझना क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन इजी है, बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ें चल रही है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करते कैसे, प्रैक्टिस करा, अगर मान लीजिए आपको सवाल नहीं आया, अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया, मुझे पता है आपको नहीं आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन जैसे करा आपने, मैंने कराया, तो देखो 2 लाइन में खत्म हो गया, फिर आपको समझ में आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना, मोल कंसेप्ट में सबसे पहले पूरा दिमाग में एक ही लगाना कि मेरे को मोल निकालने हैं। सबसे पहले मेरे मोल निकालने पे जोर जाना चाहिए। मोल निकल जाएगा, काम हो जाएगा, बस आपको मोल निकालना आना चाहिए। मोल निकलने के बाद चीज़ें आराम से ईजी हो जाती है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। इसको देखना, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, one drop of water has mass 1.8 gram. So find out एटम नंबर निकालने आपको, है ना, एन मोलिक्यूल।
एटम नंबर और मोलिक्यूल निकालने, आपको दो चीज़ें निकालनी। तो सबसे पहले देखो मेरा दिमाग में क्या आएगा, मैं सबसे पहले मोल निकालूंगा। मोल कैसे निकालूंगा कि मेरे पास में मास दे रखा है और एटॉमिक मास का जो मोलिकुलर मास है उस मोलिकुलर मास को डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे दे रखा है मेरे को 1.8 है ना, और H2O का कितना होता है, पानी दे रखा है। पानी क्या होता है, H2O। बच्चों को पता है, यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। पानी दे रखा है भैया, यहाँ पे मोलिकुलर मास किसका लिखे, पानी, पता नहीं पानी भैया H2 होता है ना, तो यहाँ पे H2O। इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया, इसको ध्यान रखना ना, बहुत से भूल जाते हैं भाई। तुम नहीं बोल रहे, बहुत अच्छी बात, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है मैं कहाँ से निकालूँ। यहाँ तो पानी दे रखा है, कोई तो मोलिक्यूल दे ही नहीं रखा। अब पानी का पता नहीं भाई, पानी को H2O बोलते हैं, तो यहाँ H2O। तो 16 इसके, 2 ऑक्सीजन के, कितना हो जाएंगे 18। अब बताओ कितना हो जाएगा 18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे 18 से, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 मोल। ठीक है, 0.1 मोल हो जाएगा। अब सपोज करो मोलिक्यूल निकालना है, तो यहाँ से मोल दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा N/Na, ये वाली चलती नहीं चलती, मोल अपॉन N/Na। तो यहाँ से मोलिक्यूल मेरे को निकालना है, तो मोल को इससे डिवाइड करूँगा, तो मेरा कितना बन जाएगा बताना भाई, 0.1 Na मोलिक्यूल बनेंगे। ये ले, ये काम हो गया आपका। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना, एटम निकालना। एटम कैसे निकालते हैं कि भाई H2 है, H2 जो मोलिक्यूल है अपना, कितने एटम रख रहा है, 3 एटम रख रहा है। ठीक है, 3 एटम रख रहा है, तो अपन क्या करते हैं 0.1 ये नहीं आएगा, उसको कितने से डिवाइड कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। जो जितने मोल है मोलिकुलर है, उस मोलिक्यूल में कितने एटम है, इस H2 मोलिक्यूल में 3 एटम, 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा जो फाइनल बनेगा 0.3, यानी ये वाला बन जाएगा। ठीक है, इजी चीज़ है, कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखाता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत समझने वाली चीज़ है। आपको मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ये वाली चीज़ आपको समझ में आई बताना। लिखो कि आपको दे देगी गैस डेंसिटी। ठीक है, गैस डेंसिटी अगर आपको दे दी कितनी, 0.045 0.0045 दे रखी है आपको ग्राम ml में। ठीक है, कितनी दे रखी है आपको, गैस डेंसिटी दे रखी है आपको 0.0045 ग्राम ml में। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है आपकी, 8 NTP। ठीक है, NTP पे दे रखी है। सो आपको निकालना भैया, एक तो निकालना आपको VD, एक निकालना आपको मोलिकुलर मास। ठीक है, दो चीज़ें निकालनी है आपको। अब इसमें चक्कर पड़ गया, आपको क्या निकालना है, गैस डेंसिटी दे रखी इतनी, मोलिकुलर मास निकालना है इतना। अब बताओ क्या निकालना है। समझ नहीं आ रही चीज़ें मेरे को, करना क्या है इसमें, समझ से परे होगी चीज़ें। तो आपको पता है कि भैया गैस डेंसिटी निकालनी इतनी, तो आपको पता है मैंने VD के फॉर्मूले बताया था, उसमें क्या था, गैस X। ठीक है, और गैस किसकी, H2 बताया था मैंने आपको, X अपन VD निकाला था, बताता हूँ आपको मैं भी। ये वाला वेपर डेंसिटी निकालनी dx/dH2, यही करनी है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल बताना मुझे कि यहाँ पे x किसका लिखूंगा मैं, ये वाली दे रखी, जो भी गैस दे रखी है आपको बताया था मैंने, ये वाली लिख देनी है। और H2 का क्या होता है भाई, H2 का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, सिंपली H2 का होता है 0.0089। ठीक है, ये वाला होता है, ये ध्यान रख लेना, छोटी सी चीज़ है। तो अब इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको VD निकल जाएगी आपके यहाँ से। गैस डेंसिटी इतनी दे रखी है ना, तो आपको VD निकालनी, तो यहाँ से निकालेंगे तो VD कितना निकलेगा आपका, 50 निकलेगा। ठीक है भाई, 50 निकल जाएगा आपका VD। इस तरह से निकालनी, इस वाले गैस से जो हाइड्रोजन गैस है उसका डिवाइड करना रहता है। VD निकल गया कितना, 50। अब अपन को क्या निकालना है, मोलिकुलर वेट। अब आपको मैंने बताया था कि भैया VD मोलिकुलर वेट अपॉन 2 होता है। उसके बाद अपन को निकालना है मोलिकुलर वेट। मैंने बताया था आपको, क्या निकाला था मैंने, ये वाला मोलिकुलर वेट निकालना था आपको, 2 × VD कर देना है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल 50 से 2 × VD करूँगा, तो मेरा क्या आ जाएगा 2 × 50, तो मेरा कितना बन जाएगा यहाँ पे 100। ये मेरा मोलिकुलर वेट बन गया। कितना ईजी है, बस आपको सोचना चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक लाइन में खत्म हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये फिजिक्स है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, फिजिक्स जैसी होती है। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए मैं एक एक चीज़ को बहुत इजीली और बहुत शानदार तरीके से करा रहा हूँ। तो इसी के साथ में जो आपकी क्लास थी, किस चीज़ के लिए, क्लास खत्म नहीं हुई भाई, अभी आधे घंटे की क्लास हुई होगी। अभी तो देखो 11:55 हुए ना, मतलब मैंने 1 घंटे की नहीं, 40 मिनट की हुई होगी अभी तो देखो सुनो, क्या जो आपका फर्स्ट पोर्शन था ना, वो फर्स्ट पोर्शन खत्म हो चुका है। फर्स्ट पोर्शन किस लिए था, मोल निकालना, मोल कंसेप्ट है ना, जो मोल निकालना। तो मैंने मोल के 3 फॉर्मूले था, 3 फॉर्मूले के अलग अलग टाइप के एक एक क्वेश्चन करवा दिए हैं मैंने। अब इसके बाद में जो अपनी मेन चीज़ है, सेकंड पोर्शन आता है, वो आता भी है मोल कंसेप्ट में। लिखना है यहाँ पे मोल कंसेप्ट में। ठीक है, मोल कंसेप्ट जो सेकंड पार्ट है अपना, सेकंड पार्ट में अपन को क्या करवाना है, अपन को करवाना है स्टोइकियोमेट्री। एक होता है भैया लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है ना, ग्राम इक्विलिब्रियम वगैरह होते हैं ना, वो वाली लिखो स्टोइकियोमेट्री। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ध्यान रखना। हिंदी में बोलते हैं भाई स्टोइकियोमेट्री होती है, इसको रस समीकरण में मिति बोलते हैं, रस समीकरण मिति। इसको बोलते हैं तुल्यांकी भार। जानते हो तुल्यांकी भार को,
वही वाला तुल्यांकी भार, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है ना, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, ऐसे क्या बोलते हैं, तुल्यांकी भार बोलते हैं, EQUILVEMENT होता है इसका मतलब, तुल्यांकी भार हिंदी में बोलते हैं इसको। तो आपका जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ से शुरू होने जा रहा है। सेकंड पार्ट क्या, देखो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन तो नंबर ऑफ मोल निकालना होता है, मैंने बता दिया। उसके बाद अपन निकालेंगे स्टोइकियोमेट्री वाले, उसके बाद में अपन करेंगे जो एम्पिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, इसके बारे में बात। तो सेकंड नंबर की बात आती है स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। तो इसको बहुत इजी वे में करेंगे। अब देखो स्टोइकियोमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको कैसे करना होता है, सिंपल समझना। देखो फर्स्ट नंबर का डालेंगे अपन क्या, स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन करने होते हैं। स्टोइकियोमेट्री में भैया होता क्या है, स्टोइकियोमेट्री होता है कि आपको मान लीजिए सपोज करो एक इक्वेशन देंगे, इस इक्वेशन को अपन को क्या करना होता है, जो इक्वेशन आपको मिल रही है, ठीक है, आपको क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन में आपको स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन पहचानने का सबसे बेस्ट होता है, आपको इक्वेशन की फॉर्म मिलेगी, ठीक है। उस इक्वेशन को सबसे पहले क्या करते हैं अपन कि इक्वेशन अपन लिखेंगे, फिर इक्वेशन लिखने के बाद में आपको इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। इक्वेशन लिखी, इक्वेशन को बैलेंस किया, इक्वेशन बैलेंस करने के बाद में आपको पता लगाना चाहिए भाई जो इक्वेशन आपको दे रखी है इसमें क्या रिलेशन हो सकता है, क्या चीजें हो सकती है, ठीक है ना। सारी इक्वेशन है तो यहाँ से भैया मोल 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 दे रखे हैं, मास मास बात दे रखे हैं, 3-4 चीजें बनेगी ना। देखो पहले तो आपको जब सारा रिएक्टेंट होगा फिर वहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, तो इसे इक्वेशन लिख के उसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद उसके बीच में दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से प्रोसेस होता है। नंबर 1 प्रोसेस क्या होता है भाई, इस वाली इक्वेशन को सोल्व करने का, इसको लिखने का, कि ये 3 स्टेप प्रोसेस है। क्या करेंगे इसको, 3 स्टेप टू कैलकुलेट, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री में बहुत सारे बच्चे ना बहुत सारे गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता क्या क्या हो रहा है, लेकिन आज के बाद आपको फील आ जाएगा, मतलब आपको दिक्कत ही नहीं आएगी क्या क्या चल रहा है, आराम से कर पाएंगे आप। कैसे करेंगे, देखो 3 स्टेप टू कैलकुलेट, 3 स्टेप होती है इसको कैलकुलेट करने की स्टोइकियोमेट्री की। कैसे होती है, फर्स्ट नंबर होती है कि आपको क्या लिखना है, लिखो राइट द केमिकल इक्वेशन। जो भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है उसमें आपको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है, आपको केमिकल रिएक्शन लिख लो। केमिकल रिएक्शन मतलब आपको रिएक्शन लिखना है। रिएक्शन लिखने के बाद में अपना क्या जाता है कि अपन को करना है बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सेकंड नंबर आपको क्या करना है, फर्स्ट में अपन भैया रिएक्शन लिखी, फिर अपन ने बैलेंस किया। थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है, फाइंड द रिलेशन। क्या करना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, ठीक है, फाइंड द रिलेशन। अब इनके बीच में आपको क्या करना है, रिलेशन निकालना है। तो 3 चीजों का ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, राइट द केमिकल इक्वेशन, देन आपको बैलेंस करना है, फिर रिलेशन निकालना है। आपको 3 चीजों को फोकस करना है, आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है, फिर उनके बीच में आपको उनकी क्या करना पड़ेगा, उनको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे 1-2 करते हैं ना, अपन सिखा दूंगा मैं आपको कैसे करना है बैलेंस। उसके बाद में आपको करना है भैया बैलेंस के बाद में आपको निकालना है रिलेशन, कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। सारी चीजें अपन बता देंगे बहुत ईजी वे में यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले एक चीज लिखना है यहाँ पे कि जो रिलेशन आप निकालेंगे, देखो आपको इक्वेशन लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, बैलेंस करने में दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत कहाँ पे आएगी, रिलेशन निकालने में, ठीक है। क्योंकि लिख सब कुछ सकता है, ठीक है। जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन लिख दिया, आपको N2H2 करके लिख देंगे 2NH3, ठीक है, हो गया काम। उसके बाद एक आप बैलेंस भी कर देंगे, 2-2 लगा देंगे, ऐसा कर देंगे कि ठीक है वो ईजी है। लेकिन रिलेशन कैसे निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा कि रिलेशन कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि कितने सारे रिलेशंस होते हैं जो आपको निकालना पड़े। फर्स्ट नंबर का निकालेंगे अपन मोलिकुलर रेशियो, ठीक है भाई, जो मोलिक्यूल दे रखे इनका रेशियो क्या है। देन सेकंड निकालेंगे अपन मोलर, मतलब मोल का रेशियो, कितने कितने मोल दे रखे हैं। थर्ड नंबर का अपन निकालेंगे वॉल्यूम रेशियो, रेशियो निकालना है आपको, वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। फोर्थ नंबर का अपन निकालेंगे मास रेशियो। अब इनकी भी मैं बात करूंगा तो ये बहुत ईजी है, ये तीनों बहुत इजी निकालना, थोड़ा सा ये वाला डिफिकल्ट हो जाता है इसको निकालने के पीछे, क्योंकि डायरेक्ट नहीं निकलता, इनडायरेक्ट निकालना पड़ता है अपन को, लेकिन डायरेक्ट निकल जाता है। तो आपको देखो कितने सारे रिलेशन है, मोलिकुलर है, मोलर है, ठीक है, मोलिकुलर, मोलर, वॉल्यूम, एक होता है मास रेशियो। तो आपको 3 बहुत ईजी निकल जाएंगे, इसको भी अपन निकला देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि अपन सपोज करो यहाँ पे निकाला कि आपको दे दिया भैया अमोनिया का, ठीक है, अमोनिया दे रखा है आपको, ठीक है। अब अमोनिया बनाना है, फॉर्मेशन करना है, तो कैसे होगा फॉर्मेशन, आपको पता है N2 प्लस H2 होता है, और बनता क्या है यहाँ पे NH3 बनता है, ठीक है, N2H2 NH3 बनता है, ठीक है, अमोनिया बन चुका। अब सबसे पहले अपनी जो पहली स्टेप क्या होती है कि रिएक्शन लिखो, अमोनिया की मैंने रिएक्शन लिख दी। उसके बाद में क्या होता है बैलेंस करना। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस ऐसे करते हैं कि यार देखो पहले इधर वाली चीज़ों को देखना पड़ता है, जो ये वाली एरो है, इस एरो के इधर वाली चीज़ों को और इधर वाली चीज़ों को बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ के जो एटम आपको दे रखे नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो इधर वाले और इधर वाले सेम होना चाहिए, तब बैलेंस होती है इक्वेशन। अब ये बैलेंस या नहीं है पता लगाना पड़ेगा कि देखो मेरे पास में यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, लेकिन यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 1 दे रखा है, हाइड्रोजन 3 दे रखा है।
मतलब ये वाली इक्वेशन करी, ये वाली इक्वेशन होने के बाद में जो प्रोडक्ट मेरा बना ये वाला, तो अपन इसको बैलेंस कैसे करते हैं। सबसे पहली स्टेप अपनी क्या थी, इक्वेशन लिखो, मैंने इक्वेशन लिख दी। उसके बाद मेरा सेकंड पॉइंट क्या था, बैलेंस करना। बैलेंस कैसे करते हैं कि इधर वाले जो पॉइंट है, इधर वाला जो एटम है वो सारे इधर वाले के बराबर होना चाहिए। तो यार मेरे को नजर कैसे आया कि यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे N है, तो इसको मैं ठीक कैसे करूँगा, इसको मैं ठीक करूँगा कि यार सपोज करो, क्या सपोज करना चाहिए कि यहाँ N2 है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2N नाइट्रोजन कर देता हूँ। बार बार चेक करना पड़ेगा, 2 नाइट्रोजन कर दिया, ठीक है, 2 नाइट्रोजन सेम हो गया। उसके बाद में हमें वापस से जाता हूँ क्या करने, देखने कि मेरे पास में 2 नाइट्रोजन है, ठीक है, 2 नाइट्रोजन हो गया, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो ये वाले 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो कितने हो गया हाइड्रोजन, 3 2 6 हो चुके भाई, 3 × 2 हो गया ना। यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, तो भैया कितने हो जाएंगे बता रहा मेरे को, 6 हो जाएंगे। अब 6 हो जाएंगे तो दिक्कत होगी, यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे 3 लगा दूँ मैं, देखो 3s2 सेम हो गया, 2 है ना, 2 है, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये बिल्कुल क्या हो चुकी है, ये बिल्कुल हो चुकी है भाई मेरी, क्या बैलेंस हो चुकी है। इसको बोलते हैं बैलेंस करना, आपको ऐसे देख के बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे 1 लिख दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में आपको जो ये 1 ये 3 ये दो दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इनको क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इससे बेसिक क्या हो सकता है भाई, बिल्कुल जीरो से बढ़ा रहा हूँ, जो 11th क्लास में बच्चा पहली बार पढ़ने आता है ना उसको भी समझ में आएगा। आप तो ड्रॉपर होंगे तो आपको तो बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा और आपके जो कंसेप्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर आती है भैया बैलेंस करना, ठीक है, बैलेंस कर दी। थर्ड नंबर आती है रिलेशन निकालना। रिलेशन कैसे निकालते हैं, रिलेशन मैंने आपको बताया, मोलिकुलर, मोलर, मास, वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 1 3 2 निकला है, इनको क्या बोलते हैं, इनको भैया मोल बोलते हैं, इनके मोल ही तो है और क्या है, मॉलिक्यूल बोल दो, मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 1, यहाँ पे कितना आ रहा है 3, यहाँ पे कितना आ रहा है 2। तो मेरे को क्या पता चल रहा है कि भैया नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के, इसका 1 मोल, इसका 3 मोल, इसका 1 मोल, इसका 3 मोल, इसका 1 इसका 3 मिला के क्या बना रहे हैं, 2 मोल NH3 बना रहे हैं, ठीक है। अमोनिया कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं, किसके, इसका 1 इसका 3 इसका 2। तो इनका रेशो जो आने वाला रेशो क्या हो रहा है, 1:3 रेशो का कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। कीजिए क्या, अगर सपोज करो इसके मैं 2 कर दूँ मोल, 2 मोल कर दूँ तो इसके क्या हो जाएंगे, 6 मोल हो जाएंगे, इसके कितने हो जाएंगे, 4 मोल हो जाएंगे। तो इनका जो रेशियो है तो अब भी सेम आ रहा है, मतलब आपको रेशियो चेक करना है। तो यहाँ पे देखो जो मोलिकुलर आपका रेशियो आ रहा है वो बिल्कुल सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताना मेरे को, बता रहा बिल्कुल आ रहा है। 1 3 2 या 1 2 कर दिया, 3 का 6 कर दिया, 2 का 4 कर दिया, क्या बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो इसके 2 मोल, इसके 6 मोल, फिर इसके बन रहे 4 मोल, तो इनका रेशियो सेम आना चाहिए, ठीक है। 1 3 2 आ रहा है, 1 3 2 1 3 2 रेशियो आ रहा है, बिल्कुल ये रेशियो सेम आना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं मोलिकुलर रेशियो। इनके मोल भी ऐसे निकाल देंगे अपन, आप आराम से कर देंगे, चीज़ें ऐसे बनती जाएगी, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो और आगे करते हैं। ये तो क्या हो चुका अपना मोलिकुलर रेशियो, इसको यहाँ पर लिख लो मोलिकुलर रेशियो से निकालते हैं। सेकंड नंबर की बात करेंगे अपन मोलर रेशियो की। देखो अपना मोलर था, मोलर रेशियो कैसे निकालते हैं, 1N2, ये तो इक्वेशन थे अपनी, सेम इक्वेशन लिख लेना, 3s2, यहाँ पे क्या 2NH3, ये इक्वेशन हो चुकी मेरी। सपोज करना मैं इसका 1 मोल ले लेता हूँ, ये लिख रहा जो, इसका ले लेता हूँ 3 मोल, ठीक है, और इसका ले लेता हूँ 2 मोल, ठीक है। 1 मोल 3 मोल 2 मोल। अगर सपोज करो इसका मैं 2 मोल कर दूं तो इसका कितना हो जाएगा, 6 मोल, इसका कितना हो जाएगा, 4 मोल। तो भैया यहाँ से जो रेशियो आ रहा है अपना, वो रेशियो तो वही वापस से वही आ रहा है, 1 3 2, ये वाला रेशियो आ रहा है मेरा, सेम रेशियो है, मतलब मोल भी बराबर हो रहे हैं। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको बोल दूंगा मैं मोलर रेशियो, ठीक है। अगला नंबर का ले लो, थर्ड नंबर का क्या करना पड़ता है अपन को करना पड़ता है वॉल्यूम रेशियो निकालना। तो वॉल्यूम में भैया PV बराबर NRT वाली चीज़ लगती है। कैसे लगती है लिखना, N2, ये वाली इक्वेशन थी मेरी, N2 3s2, यहाँ पे क्या बन रहा था मेरा, 2 मोल बन रहा था, ठीक है। इतना हो चुका भाई। अब इतना बताना, इसके कितने मोल थे, 1 मोल, इसके कितने मोल, इसके 3 मोल, सॉरी यहाँ पे 2 मोल, यहाँ पे 2 मोल हो चुके, 1 3 2 ये रेशो आ रहा था मेरा। अब आपको निकालना है वॉल्यूम। तो सपोज करना ये वाला 1 मोल है, इसके वॉल्यूम कितनी होती है, STP NTP निकालते हैं ना, वॉल्यूम क्या निकालते हैं, STP NTP। तो 22.4 आ रहा था, इसका कितना करेंगे 22.4, इसका कितना करेंगे 22.4। तो यहाँ पे जो टोटल जो भी आएगा आने के बाद इनका रेशियो तो वापस वही मिलेगा, 1 3 2 जो भी बनेगा, ठीक है ना, यही बनेगा ना सिंपल। तो इसका जो रेशियो आ रहा है वो भी सेम आ रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं वॉल्यूम रेशियो, मतलब आपको रेशियो निकालना है इनका बीच में कितना रेशियो आ रहा है, रेशियो सेम आना चाहिए, चेंज नहीं होगा। उसके बाद में ये वाली चीज़ आप आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत है क्या,
ठीक है। यहाँ पे देखो एसटीपी एनटीपी आपको दे रखी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, ये कांस्टेंट रहेंगे, इसमें क्या क्या रहेंगे कांस्टेंट, टी और पी, ठीक है। पीटी बोल दो, कांस्टेंट टीपी पे आप वाला रेशो आ जाने वाला है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला भैया अपना इंपॉर्टेंट है मास रेशो। मैंने बताया था इसको थोड़ी दिक्कत आती है। दिक्कत कैसे आती है, देखो मास रेशो होता है डायरेक्टली ना कि इनडायरेक्टली आता है। कैसे आता है, 1n2 प्लस 3s2 2ns3 बनता है, ठीक है। अब इसका देखो, इसका 1 मोल, इसके 3 मोल, इसके 2 मोल, इसका 1 मोल लिया, इसका 3 मोल लिया, इसका 2 मोल लिया। सपोज करना, समझना चीज़ों को, क्या चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो इसका मास कैसे बनेगा, नाइट्रोजन का मास कितना होता है भाई, 14 ग्राम, 2n2 ले रहा है, मास तो होता है ना n2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका 28 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना होता है भाई, 1 ग्राम हो रहा है, ठीक है। एक एक आता है, 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, 4 ग्राम, सॉरी 2 ग्राम, और 2 ग्राम और 3 मोल लिख रखे हैं, तो 2 × 3 कितने हो जाएंगे, 6 मोल, 6 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा NH3 का भाई, NH3 का हो जाएगा 17 ग्राम होता है, NH3 का 17, 2 मोल आ रहा है तो कितना हो जाएगा 34 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर N2 आ रहा है, 1 मोल आ रहा है, तो 1 मोल का सेम हो गया, ये वाली चीज़ें हो चुकी। अब इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, इसमें नजर आ रहा है कि अगर मान लीजिए इन दोनों को प्लस करूँ 28 से, तो यहाँ पे कितना बनेगा 34 ग्राम। मतलब सिंपली यहाँ का जो रेशो है, इन दोनों को मिला के ये वाला रेशो बन रहा है। इसमें कोई दिक्कत है कि इसमें कर पाएंगे आप, इजीली कर पाएंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए इनको मैं थोड़े शॉर्ट में करता हूँ चीज़ों को, तो क्या बनेगा, 28 का कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ बनेगा 14, यहाँ बनेगा 3, यहाँ बनेगा कितना 17। तो आपका रेशो कितना बन रहा है, ये वाला। तो आप ऐसे फिर भी देख सकते हैं कि आपका रेशो यहाँ भी वही था, यहाँ भी 14, 3 करेंगे 17 आ जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना है कि इन दोनों का जो टोटल है 17 वो इसके बराबर आना चाहिए, तब आपका रेशो बन जाएगा। बाकी तो ये ट्रिक है इनकी करने की, ठीक है। इसको बोलते हैं मास रेशो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा था ना, इन दोनों को जोड़ के ये वाला आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है ये वाला। लेकिन इसमें क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के ये वाला, तो आप बोलते हैं कि मास रेशो फिक्स बैठ रहा है अपना, कि भाई ये दोनों को आप क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों आ गए, इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर आ, तो क्वेश्चन सही है, आपकी बैलेंस है, सब कुछ सही है ना। तो इन दोनों को जोड़ा तो ये वाला आ गया, इन दोनों को जोड़ा तो ये वाला आ गया, तो आपका जो मास रेशो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको रेशो निकालना है, इस तरह से आपको स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन में समझना पड़ेगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे चीजें बनती है, लिखना क्वेश्चन लिखना। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मास ऑफ सीओ, ठीक है। सीओ का मास फाइंड करना है अपन को, सब ना। ऑब्टेंड द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 5 ग्राम CaCO3। समझो, पहले तो मेरे को लग रहा है आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। क्या समझ में नहीं आया क्वेश्चन में, आपको ऐसे समझना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन ऐसे होता है ना, थ्योरी होती है याद करने की, यहाँ पे कंसेप्ट होते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन से सीखना पड़ता है आपको। मैंने बेसिक बताया आपको, इस बेसिक से मैंने क्वेश्चन बनाया। अब क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया होगा कि इसमें करना क्या है, क्वेश्चन कराऊंगा, कराने के बाद में क्वेश्चन समझ में आएगा, फिर अगले क्वेश्चन में आपको फुल फ्लो बनेगा। इसलिए बोलते हैं फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपके फ्लो बनते हैं, थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलता है। वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तब आपके काम बनते हैं, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको, अगले वाला क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले अपन को देखना क्या है, अपन को देखना है, ये पूछ रहा है कि फाइंड द मास ऑफ सीओ, मतलब आपको मास रेशियो की बात चल रही है, मास रेशियो की, ठीक है। तो 4 रेशियो बताए थे आपको मैंने, मास रेशियो कि सीओ ऑब्टेंड द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ CaCO3। मतलब क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है आपको, लग तो क्या होगा स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो CaCO3 आ रहा है, कंपोजिशन हो रहा है, मतलब जलन हो रहा है, ठीक है, CO। तो आपको CO का मास, मतलब आपको CO का मास फाइंड करना है कि CO कितना बनेगा, कैसे बनेगा। पहले सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इक्वेशन लिखेंगे। देखो यहाँ पे क्या था, CO3, ठीक है। CO3 इसको आपने डिकम्पोजिशन किया तो बनेगा क्या, CO + CO2 बनेगा, ये वाली इक्वेशन होगी। तो मैंने 3 स्टेप बताई थी आपको। सबसे पहले क्या, आपको इक्वेशन लिखना है, फिर आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, फिर थर्ड नंबर की क्या आपको रेशियो निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है, रिलेशन कौन सा आपको यहाँ पे मास के पूछा, मतलब मास रिलेशन निकालना है, मास रेशियो निकालना है, समझना। तो इसको अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं आपको करता हूँ सिंपली बैलेंस करूँगा। तो बेलो यहाँ पे CA कितना है 1, यहाँ पे CA, यहाँ O कितने 3, यहाँ पे 2 हो चुका, यहाँ पे 1 हो चुका, 1 C का C, मतलब बैलेंस इक्वेशन है, बिल्कुल इक्वेशन। तो अब बताना मेरे को, सबसे पहले क्या CaCO3 दे रखा है मेरे को, CaCO3 से मेरे को निकालना है CO कितना निकालना है, इसका करना है। और CaCO3 जो जितना है मेरे पास में कितना है 5 ग्राम, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसके 5 ग्राम को मैं डिकम्पोजिशन करूँगा, तो इसके 5 ग्राम को मैं क्या करूँगा, डिकम्पोजिशन करूँगा,
तो इसके कितने ग्राम बनेंगे। तो आपको इतना तो पता चल चुका होगा बहुत इजीली कि भैया 5 ग्राम से नीचे आंसर आने वाला है। क्वेश्चन समझना, क्योंकि ऑप्शन जो होते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जिसमें पता है क्वेश्चन कैसे दे रखे थे, एक वो क्या बोलते हैं मतलब बताऊं, मतलब उसमें पता है जो आपके क्वेश्चंस के जो ऑप्शन कैसे दे रखे थे, 4.5, 6.5, थर्ड नंबर का 7.8, 2.8, इस तरह से दे रखे थे क्वेश्चन। तो यार देखो, अगर आपको थोड़ा दिमाग है कि भैया 5 ग्राम चीज़ को आप डिकम्पोजिशन करवा रहे तो कम ही तो बनेगा ना, दो चीज़ों में बट गया ना, CO CO2, तो कम ही बनेगा, ज़्यादा तो बनेगा नहीं। तो देखो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये वाला बिल्कुल रॉन्ग हो गया। उसके बाद इतना बताना, CaCO3 है, CO CO2 बन रहा है, ये गैस बन रही CO बन रहा है, तो इतना बताओ 5 में से 2 चीज़ें बन रही, तो जरूर थोड़ी एक बहुत ज़्यादा बनेगी, थोड़ा बहुत इक्वल बनेगी ना, थोड़ी बहुत इक्वल बनेगी, थोड़ी बहुत ज़्यादा बन सकता है, लेकिन इतना थोड़ी 4.5 बन जाएगा, बिल्कुल 5 पॉइंट ही बनेगा गैस, ठीक है, बराबर बनेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बिल्कुल 5 के नज़दीक 4.5 बन सकता है क्या, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है, नहीं बनेगा ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी रॉन्ग है, ये वाला आंसर आपका राइट है। अगर आप बिना सोचे समझे करना चाहते हो तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को करना बताता हूँ मैं आपको। ये वाले ऑप्शन थे, ऑप्शन को मैं डिलीट करता हूँ वापस से, ये वाले ऑप्शन थे सारे, ठीक है जी। अब इस वाले क्वेश्चन करूंगा मैं, 5 ग्राम बन रहा है तो CO के भैया कितना ग्राम बने, समझना क्वेश्चन को, यहाँ पे क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई 5 ग्राम को मैं डिकम्पोजिशन कर रहा हूँ तो CO कितना बनेगा, 5 ग्राम से कम बनेगा, इतना तो आपको ऑप्शन मिल चुका है, ऑप्शन में आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, जो ऑप्शन है उनको गलत कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में 5 ग्राम से निकालना है। तो सपोज करना सबसे पहले तो इसकी कितनी वैल्यू, भाई मोलर मास कितना है इसका, 100 ग्राम है, ठीक है, तो आपको 100 ग्राम से कितना बन रहा है, 56 ग्राम। देखो 100 ग्राम से कितना बन रहा है, 56 ग्राम। तो अब यहाँ पे देखना, ये वाली चीज़ देखने के बाद आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, 100 ग्राम में इसका मोलर मास कितना है, 56 ग्राम बन रहा है। तो आपको पता है 100 ग्राम से 56 बन रहा है, मतलब 50% से थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है, तो 2.8 सही था, 4.5 तो नहीं हो सकता ना। ये देखो 56 ग्राम बन रहा है, 100 से 56 ग्राम बन रहा है, ठीक है, इसका टोटल 56 ग्राम। तो 100 ग्राम से 56 ग्राम बनेगा, तो आपसे पूछा गया है कि 5 ग्राम, ये तो बिल्कुल मोलर मास हो गया कि 100 ग्राम से 56 ग्राम बनेगा। तो अपन अगर निकाल लो कि सपोज करना कि आपको 5 ग्राम का निकालना है, देखो 5 ग्राम दे रखा है ना आपको, कहाँ गया ये रहा 5 ग्राम का निकालना है। तो आप पहले वो जो क्वेश्चन होता है, 1 पेन 2 रुपये का आता है, 10 पेन कितने का आएंगे, वैसे पेन सर तो समझो। तो अगर मान लीजिए मेरे को निकालना है भैया 1 ग्राम से, 1 ग्राम से कितना बनेगा, ये 56 × 100 जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे जितना आएगा 1 ग्राम का जाएगा। तो ऐसे अपन को कितना निकालना है भाई, 5 ग्राम का निकालना है। तो 5 ग्राम का क्या हो जाएगा, 56 × 100 × 5 हो जाएगा। अब देखो ये वाली बन जाएगी, यहाँ से 5 को इसका काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20 से इसको काटेंगे तो 2 कितना हो जाएगा 40, और 3 से कम हो जाएगा 2.8 ग्राम CO। ये वाला आंसर हो गया। कितना ईजी है ये, तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, मतलब वो कि समझा के पढ़ाई, इसलिए टाइम लग गया, नहीं तो आप बिल्कुल करेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसकी देखो शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे अपन देखना, अभी एक लाइन में खत्म हो जाएगा कि देखो भाई यहाँ पे क्या था CO CO3, इससे कितना बन रहा है CO, ठीक है, इसका कितना होता है 100 ग्राम, ठीक है 100 ग्राम होता है, इसका कितना होता है 56 ग्राम, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको पता है, तो आपको पता है कि इसका 100 ग्राम आ रहा है, लेकिन आपको निकालना है 5 ग्राम का, निकालना है 5 ग्राम का। तो इसको 5 ग्राम कैसे बनाएंगे, 5 से डिवाइड कर दो, इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा 20 से डिवाइड करने के बाद तब बनेगा 5 से 20 से डिवाइड करेंगे कितना बनेगा 5, इसको करेंगे डिवाइड तो कितना बनेगा 2.8। समझ में नहीं है आपको कि भाई इसका 100 ग्राम था, इसका 56 ग्राम है, अपन को निकालना है 5 ग्राम पे। तो इसको 5 ग्राम बनाने के लिए अपन को इसे 20 से डिवाइड करेंगे, तो भैया इधर भी 20 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि रेशो सेम रखना पड़ेगा। तो इसको 20 से डिवाइड किया, इसको 20 से डिवाइड करा, तो इसका कितना हो गया 5 ग्राम, इसका हो गया 2.8 ग्राम। तो 2.8 ग्राम जो आपका आंसर है वो क्लियरफाई हो गया। इस तरह से करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन करने का तरीका होता है। अगला क्वेश्चन ले लो, फाइंड द ओलेम रेशियो की बात होगी यहाँ पे, ओलेम ऑफ CO2। पहले बच्चों को ये पता नहीं होता ना ओलेम फाइंड, तो आपको पता लगा ना, मैंने 4 रिलेशन बताया आपको, ओलेम रेशियो, मोलर रेशियो, मोल रेशियो, तो आपको पता लगा ना भाई ये रेशियो है। लोगों को ये नहीं पता चलता कि इसमें क्या करना है, तो आपको इतना तो पता चल गया ओलेम। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, मोल कंसेप्ट में सबसे पहले मोल निकालने की कोशिश करेंगे, मोल के बाद सब चीज़ें आसान हो जाती है। फाइंड द ओलेम ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड एट NTP बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन, लिख लेना यहाँ पे, ऑफ 5 ग्राम ऑफ CaCO3। क्या सेम क्वेश्चन है क्या, सेम क्वेश्चन नहीं है, मैंने वहाँ पे CO की पूछा था, यहाँ पे मैंने CO2 की पूछ रहा हूँ। देखो CaCO3, ठीक है, ये वाला करो CO + CO2। देखो इसका कितना मोल, 1 मोल, इसका भी 1 मोल,
कैसे लिखा मोल का पता कैसे चला आपको, यहाँ पे देखो एक आगे एक आगे बैलेंस इक्वेशन है, एक एक क्या आ रहा है, इसके आगे एक एक एक, तो इसका मोल इसका एक मोल। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड द वॉल्यूम, मतलब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है कि इसका दे रखा है 5 ग्राम ऑफ CO2। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका 5 × 100 मोल निकाल लेंगे, कितना आ गया 1.20 मोल आ चुके हैं ना, 1.20 मोल आ चुके। तो भैया CO3 के कितने मोल है, 1.20 मोल। ठीक है, यही करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। तो इतना बताओ मुझे कि यहाँ से आपको वॉल्यूम निकालना है, सिंपल CO2 की क्या निकालनी है आपको, वॉल्यूम निकालना है। तो देखो इसका 1 मोल बन रहा है, इसका भी 1 मोल है, तो यहाँ से इसका 1 मोल बन रहा है, तो इसका 1 मोल करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। उसके बाद आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो इसका 1.20 मोल। ठीक है, सिंपल है। यहाँ से डिवाइड कैसे करेंगे, 22.4, क्योंकि आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के बाद ये ऊपर का निकालेंगे, तो इधर का मोल जो मोल है वॉल्यूम से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 1.2 लीटर CO2 ये वाला मोल निकाल के, क्योंकि आपको वॉल्यूम तो निकालना है NTP पे। देखो NTP लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होता है, N/V/22.4। ये निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मोल निकाला, मोल के वाला कर दे, इक्वेशन हो गया क्लियर कर। समझ में नहीं आया क्या, सही बताओ, आया होगा यार, ईजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लो, अगले क्वेश्चन में आएगी चीज़ें समझ में। फाइंड आउट द मास, अब मास रेशियो आ गया ऑफिस से, फाइंड आउट द मास ऑफ O2 obtained फ्रॉम 90 kg ऑफ वाटर। अब समझना इस चीज़ को, देखो फाइंड आप O2 करना है, कहाँ से निकाल रहा है, वाटर से, पानी से। तो भैया इसको क्या करेंगे, पहले तोड़ेंगे अपन, ये 2H2 ऐसे वाली कैसे बनेगी, H2 + O2। ठीक है, ऐसे मत करो, सबसे पहले बताता हूँ। तो देखो आपको लग रहा हो स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे, H2 2H2 + O2 यहाँ पे लगा देंगे 2, इक्वेशन बैलेंस होगी ना, चार हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 हो चुके। ठीक है, इसको ऐसे कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगी। ये बनने के बाद इतना बताना मुझे, फाइंड आउट द मास ऑफ O2 ऑब्टेन फ्रॉम 90 kg ऑफ। तो देखो सबसे पहले इसके 2 मोल है, इसके भी 2 मोल है, इसके कितने मोल है, 1 मोल। ठीक है, इसके 2 मोल, इसके 1 मोल। तो आप इतना पता लग रहा होगा आपको कि यार इसके 2 मोल लेंगे तब इसका कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा, इसका 2 मोल लेंगे तब इसका 1 मोल बनेगा। मतलब समझ करो कि आपको पानी के 2 मोल लेंगे तब जाके ऑक्सीजन 1 मोल बनेगा। तो सपोज करना मैं ले लेता हूँ पानी के 100 मोल, तो ऑक्सीजन कितने बनेंगे, 50, मतलब आधे मोल बन रहे हैं। तो इतना बताना मुझे कि फाइंड द मास ऑफ O2 ऑब्टेन फ्रॉम 90 kg ऑफ वाटर। मतलब 90 kg पानी है, 90 kg पानी में से आपको देखना पड़ेगा O2 के कितने मोल बन रहे होंगे, बताना मेरे को कितने मोल बन रहे होंगे, बताना सिंपल। तो इतना, इसको लिखने के पहले इतना कर सकते हैं आप, क्या करेंगे कि भाई देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, इसका मास निकाल लेते हैं। तो देखो मोल कितने 2, ठीक है, और इसका मोलिकुलर मास कितना होता है, ठीक है, कितना होता है 18, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, ईजी है। उसके बाद O2 का कितना होता है 32, ठीक है, 32 हो जाएगा, एक दे रखा है, एक को मल्टीप्लाई करेंगे 32। तो देखो यहाँ पे 36 और 32, मतलब ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपका जो मोलिकुलर मास है यहाँ का 36 ग्राम रहने वाला है, तो यहाँ पे कितना बनेगा 32 ग्राम, मतलब कमी बन रहा है ना, सीखो। ठीक है, कमी बन रहा है ना चीज़ों को लेके, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है वो भी निकाल सकते हैं अपन आराम से। तो इससे पता क्या चला कि 36 ग्राम H2 से कितना बन रहा है 32 ग्राम, तो अपन 1 kg के नहीं निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 32 × 36। ठीक है, इसी फॉर्म पे अपन कितना लिखाएंगे 90 kg के लिए दे रखा है अपन को, तो क्या हो जाएगा 32 × 36। ये करना होता है भाई, इसको काटेंगे करेंगे सारी चीज़ें हो जाएगी। तो इसको काटने पीटने पे कितना हो जाएगा, देखो सिंपल बताना, ये कितना होएगा। तो देखो इसको काटेंगे सारी चीज़ें, तो इतना आ जाएगा अपना 80 kg। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, जोड़ लेना, 80 kg आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है 80 kg बनने वाला है। सिंपली ये वाला क्वेश्चन है, इसको ऐसे करो। अगला क्वेश्चन ले लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा, लो अगला लो, लिखो ऑन द बर्निंग ऑफ 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन, 10 ml हाइड्रोकार्बन को बर्निंग करें तो वी गेट, यहाँ पे लिख लेना वी गेट 30 ml ऑफ CO2, 40 ml ऑफ H2O। ठीक है, कितना मिल रहा है आपको 30 ml, तो आपको CO2 मिल रहा है, 40 ml क्या मिल रहा है आपको H2 मिल रहा है। ठीक है, लिखो 120 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कितना दे रखा है 120 डिग्री। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट क्या लिखना है आपको, कांस्टेंट प्रेशर, व्हाट इज द
नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन पूछ क्या रहा है, समझो कि भाई कि एक हाइड्रोकार्बन था, ठीक है, 10 ml हाइड्रोकार्बन, उसको मैंने बर्न आउट किया, करने के बाद मेरे को मिल रहा है 30 ml, तो क्या मिला मेरे को CO2, 40 ml मिला मेरे को H2O, टेम्परेचर क्या दे रखा है मेरे को 120 डिग्री, और प्रेशर जो आपका फिक्स है। तो आपको निकालना है कि भैया कौन सा हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इस हाइड्रोकार्बन को निकालने के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। PYQ में आपको क्वेश्चन मिलेगा, नीट का क्वेश्चन है C3H8, ठीक है, इसका C4H10, ऐसे करना पड़ेगा। ईजी है क्या, आसान है। अब बताना मुझे कि भाई अगर मान लीजिए सपोज करना आपको रिएक्शन मिल रही है, किस तरह से रिएक्शन मिल रही है कि आपको हाइड्रोकार्बन है, तो देखो CXHY हाइड्रोकार्बन ऐसे बनता है ना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे CXHY, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बर्न आउट करूँगा। बर्न आउट कैसे करूँगा, ऑक्सीजन के साथ में बर्न आउट होता है, तो बनता क्या यहाँ पे CO2 + H2O बनता है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन बनेगी। इसको सबसे तरीका क्या होता है सिंपल करने का कि भाई इसने बोला कि हाइड्रोकार्बन कितना है, 10 ml है, कि 10 ml है, 10 ml से कितना बनेगा, CO2 कितनी बन रही है अपने पास में, CO2 बन रही है 30 ml, ठीक है। इसको देख लो, आपको C को H को छोड़ो, 30 ml बन रही है, तो इसका 1 ml से कितना बनेगा, 10 ml बनेगा, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंस जो आया कितना आया भाई, डिफरेंस 3 का आया ना, 3 का डिफरेंस आया। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, जो कार्बन है भैया C3 आएगा, तो ऑप्शन में देख लो C3, और यहाँ पे H8 कर दो। H मतलब ही नहीं है कुछ भी, आपको C3 निकाल लो, 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3 लिख दो, इसमें काम हो जाएगा। इतना ईजी है, इससे ज़्यादा टेंशन मत लेना किसी चीज़ को, बस ऐसे निकालना होता है, बहुत सामान्य है, ईजी है, ठीक है। इस तरह से करो, इसमें आपका क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ईजी वे में, ठीक है जी। तो इस तरह से आप करेंगे सारे क्वेश्चन, आपके जो स्टोइकियोमेट्री के सारे मास के सारे जो रेशियो मैंने आपको करवा दिए हैं, इस तरह से आप करेंगे, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस जितने भी क्वेश्चन है, अब इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके क्वेश्चन होने के चांसेस उतने ही बनते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट लेंगे अपन कौन सा, स्टोइकियोमेट्री के साथ ही मैंने बताया था इक्विवेलेंट वेट वाला, तुल्यांक की भार वाला, ठीक है। इसको लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब भाई इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इसका बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी इक्वेशन वगैरह होती है, बहुत सारी डेफिनेशन होती है, उनको ध्यान में देंगे। इसका फॉर्मूला लिखेंगे डायरेक्ट। इसका फॉर्मूला होता है भैया E/, ठीक है। अपन को क्या करना होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर का मतलब जानते हो, वैलेंसी, संयोजकता, ठीक है। एन फैक्टर का मतलब होता है भाई वैलेंसी। एन फैक्टर का मतलब क्या होता है, वैलेंसी। वैलेंसी तो मैंने बहुत अच्छे से बता दी आप लोगों को। वैलेंसी की बात करते हैं तो आपको काम हो जाएगा। देखो इसमें क्या होता है कि आपको इक्विवेलेंट बात के बारे में, तो आपको मोलर मास तो दे रखा होगा, ठीक है। मोलर मास आप निकाल लेंगे, उसमें जो उसकी संयोजकता होगी, उस कंपाउंड की जो वैलेंसी होगी, उस वैलेंसी से आप डिवाइड कर देंगे, आपका इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या देखना पड़ेगा आपको, एन फैक्टर देखना पड़ेगा। अब एन फैक्टर की बात करेंगे तो एन फैक्टर तो आप जानते ही होंगे अच्छे से, फिर भी मैं करा दूंगा कि भाई एन फैक्टर क्या होता है। एन फैक्टर होता है सिंगल एंटिटी के लिए बात होती है। किसके लिए बात होती है, सिंगल एंटिटी के लिए। सिंगल एंटिटी मतलब सिंगल एक चीज के लिए, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, ऐसे, ठीक है। सिंगल एंटिटी के लिए बात होती है। तो आपको जो एन फैक्टर है वो कितनी तरह से मिल सकता है, आपको मिल सकता है भैया एटम की फॉर्म में, ठीक है। एटम क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। उसके बाद मिल सकता है आपको आयन की फॉर्म में, आयन जैसे हो गया O-2, ठीक है। कभी कभी आपको मिल सकता है एसिड की फॉर्म में, एसिड हो गया भैया HCl वगैरह कुछ। कभी कभी आपको मिल सकता है बेस की फॉर्म में, बेस हो गया भैया NaOH। कभी कभी आपको मिल सकता है भैया साल्ट की फॉर्म में, साल्ट हो गया भैया NaCl, NaOH, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि यार ये वाली जो चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ें तो आपको कितनी टाइप से मिल सकती है, तो वो चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आपको भैया एटम मिल सकता है ऑक्सीजन, वो आयन की फॉर्म में मिल जाए, एसिड मिल जाए, बेस मिल जाए, साल्ट मिल जाए, किसी तरह मिल जाए, आप ऐसा कर देंगे बहुत इजीली कि आपको कैसे निकालना है। लेकिन मेन चीज़ जो ध्यान देने की बात है कि यार हमेशा ध्यान रखना, मोलर मास होगा पॉजिटिव होगा, एन फैक्टर हमेशा पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव थे, ई भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो हमेशा ध्यान रखना ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसको ध्यान रख लेना, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इनके बारे में एक एक करके कि भाई कैसे कैसे निकलती, कैसे कैसे नहीं निकलती, फिर आगे बातें चलती रहेगी, कोई दिक्कत उस चीज़ को लेके नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एन फैक्टर की, ठीक है। एन फैक्टर की बात करेंगे तो एन फैक्टर होता क्या है, एन फैक्टर होता है भैया वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी होती है वैलेंसी ऑफ एटम, ठीक है। वैलेंसी आप अच्छे से जान सकते हो। तो सबसे पहले अपन इसी बारे में बात करेंगे भाई एटम के बारे में कि भाई एटम की क्या क्या हो सकती है। तो सपोज करो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ भैया NaH, ठीक है। तो Na की भैया यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक वैलेंसी कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, सोडियम की 1 हो जाएगी। ले लेता हूँ मैं CaH2, ठीक है। इसकी कितनी होती है, 2 होती है।
ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, एन ए के भाई इतने के कितने होते हैं 281 होता है, ठीक है, 11 नंबर होते हैं 281 होता है, तो एक बाहर होती है वैलेंसी होती है सबसे बाहरी आउटर मोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंसी बोलते हैं। तो एन ए का कितना होता है 281, तो एक हो गया। कैल्शियम का कितना होता है 20, 2 तो 2 हो गया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए ऐसे निकाल सकते हैं, 2 हो गया। अब इसका मतलब है नहीं हाइड्रोजन जुड़े हो तो वही निकालूंगा। देखो अगला लो H2O, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। L2O3 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के कितने 2 जुड़े हुए हैं, L2 ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 है, एल्यूमिनियम की निकालूंगा, एल्यूमिनियम का 3 होता है, 13 नंबर होता है, 2 8 3 बाहर निकल लेते हैं वाला। ऑक्सीजन कितने होते हैं नंबर 8 नंबर होते हैं, तो 2 और 6 2 की जरूरत है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने। तो इस तरह से करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव लेना है आपको, नेगेटिव नहीं लेना है, ठीक है जी। बस इस तरह से करेंगे। आपको वैलेंसी वगैरह इनकी ध्यान रख लेना, वैलेंसी आपको अच्छे से पता है होगी, सही आती है, ठीक है। इसके बाद अगला ले लेंगे अपन, अगला किसका लेंगे आयंस के बारे में लेंगे, ठीक है। आयंस का लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है जो चार्ज होगा, चार्ज O9 जो चार्ज होगा वही उसकी वैलेंसी होती है। जैसे सपोज करो Na+ ले लिया तो इसकी कितनी हो जाएगी 1, O-2 ले लिया तो इसका +2 करेंगे ना कि -2, N-3 +3, क्योंकि मैंने बताया आपको 3+ की लेनी पड़ेगी चीज़ें। SO4 -2 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +2, NH4 +1 तो कितना हो जाएगा 1। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ यही काम आएगी मैक्सिमम 2। वैलेंसी लिखा रहा हूँ आपको। एसिड की बात कर लो। देखो एसिड में क्या होता है, एसिड में क्या होता है कि एसिड कैसे होता है, एसिड किसे बोलते हैं नंबर ऑफ H रिमूवर। जितने हाइड्रोजन निकलेंगे वो कौन से होना चाहिए H, और ये H याद रखना जो हाइड्रोजन होते हैं ना वो एसिडिक एसिड होना चाहिए, एसिडिक H, ठीक है, एसिडिक H होना चाहिए। जो एसिडिक H होगा जो निकलेगा वही उसकी वैलेंसी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन लिया मैंने, एक हाइड्रोजन सपोज करो एसिडिक कैसे होगा, एसिडिक होगा कि मान लीजिए मोर EN से, जो हाइड्रोजन है वो मोर EN एटम से जुड़ा रहेगा ना, तो ये EN क्या करेगी इसके इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगी और इस हाइड्रोजन को निकाल देगी। निकालने के बाद एसिडिक H हो जाएगा और आपकी वैलेंसी बन जाएगी। कैसे बनेगी सपोज करना, एग्जाम्पल लिखाता हूँ कि H से लिया मैंने, देखो H Cl से जुड़ा हुआ है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। सपोज करो H2SO4 लिया मैंने, तो भैया यहाँ पे देखो SO4 से H2 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे H3 हो गया, PO4 हो गया, तो इसकी कितनी हो जाएगी 3 हाइड्रोजन है 3 हो गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन 1 हो गया 3 हो गया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन निकलने के 2 हो गया। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन निकल के 3 हो गया। तो इसी बेस में बात करूँ मैं H3PO3, ठीक है। एक बात करता हूँ मैं H3PO2, तो इन दोनों का आप लिख के बताओ कि यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन निकलेंगे, 3 हाइड्रोजन निकलेंगे। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपकी वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल रॉन्ग, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा यार भाई, कि यार देखो भैया आपने यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकाला, यहाँ 2 निकाले, यहाँ पे 3 निकाले, यहाँ पे 3 है 3 हाइड्रोजन निकालूंगा, लेकिन मैंने बोली एसिडिक H होना चाहिए। यहाँ पे एसिडिक H था 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 था, लेकिन यहाँ पे एसिडिक H 3 नहीं है। कैसे नहीं है, एसिडिक H क्या होता है वो भी मैंने बताया, ये वाला क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन है वो मोर EN से जुड़ा रहना चाहिए, वही निकलता है। तो कैसे निकलेगा, देखो सपोज करो मैं इसकी आपको दिखाता हूँ इसकी बैलेंस, ठीक है। इसका मैं आपको बनाता हूँ स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इसकी बनती है भैया PO, ठीक है, H3PO4 है ना, POH POH, देखो PO4 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, P हो गया, H3 हो गया, 1 2 3। अब बताना मेरे को यहाँ पे एसिडिक H आपको कितने दिख रहे हैं, ये भी एसिडिक H है, ये भी एसिडिक H है, ये भी एसिडिक H है, इसलिए मैंने 3 लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 3 हो चुका। लेकिन सपोज करो मैं इसकी आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, तो इसकी स्ट्रक्चर बनती है भाई PO, यहाँ पे मैंने इनऑर्गेनिक इन तीनों की बताई थी आपको, तीनों की वैलेंसी बताई थी, आप लोगों को भूल चुके हो, आप बहुत नालायक हो रहे हो आजकल, ठीक है। यहाँ पे क्या H3PO3, ठीक है, ये वाली चीज़ होगी। अभी मैं इसकी लिखूँगा तो कैसे लिखना पड़ेगा भाई बताना मुझे, ये O यहाँ पे H लिख दो, यहाँ पे क्या होगा OH, देखो PO3 हो गया, H हो गया, 3 H हो चुके कि नहीं, PO3 3 ऑक्सीजन हो चुके। अब बताना मेरे को कि यहाँ पर आपको एसिडिक H किसने देख रही है, ये वाला H है क्या, ये बिल्कुल नहीं है, ये वाला है, तो इसलिए मैंने इसकी क्या हो चुकी है 2 हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब इसकी लिखता हूँ मैं, इसकी क्या हो जाएगी, इसकी होती है भैया PO2, सेम हो गया OH, ठीक है। अब बताना यहाँ पे ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, तो यहाँ से कितना 1, तो इसकी हो जाएगी 1 वैलेंसी, ठीक है भाई। तो इसको ध्यान से रखना यार, इन तीनों को बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। यहाँ पे बच्चों को बहुत दिक्कत करते हैं, इसलिए मैं ये वाली क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखवाई है मैंने। इसकी 3 2 1 होती है, H3PO3 2, ठीक है। यहाँ पे 2 2 की 1, 3 की 2, 4 की 3, मतलब 1 कम करते जाना, ऐसा ध्यान रख लेना। याद करने की चीज़ें जैसे आप करें वैसे आप कर सकते हैं। फिर बेस के बारे में बात करूँगा,
बेस में क्या होता है, रिमूवेबल OH। बेस में क्या करते हैं अपन, OH को निकालते हैं, जितने OH निकलेंगे उतनी उसकी वैलेंसी हो जाएगी, बस ये करना होता है। जैसे सपोज करो NaOH लिया, यहाँ पे 1 निकलेगा तो मैंने 1 कर दिया, यहाँ पे ले CaOH2, यहाँ से कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, बस ऐसे करो काम होता जाएगा। इसके बाद अगली ले लो साल्ट की, ठीक है। साल्ट की इसमें कैसे देखते हैं, टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल पॉजिटिव हो या नेगेटिव चार्ज हो, दोनों को देख लेना पड़ता है, दोनों में से एक को निकालना है, प्लस नहीं करना, पॉजिटिव चार्ज देखो नेगेटिव चार्ज देखो। जैसे कैसे देखते हैं, मैं लेता हूँ यहाँ पे NaCl, साल्ट NaCl लिया तो यहाँ पे देखो Na प्लस आएगा, Cl माइनस आएगा, यहाँ दोनों में से एक लेना तो एक हो जाएगा। इसका ले लो CaCl2, यहाँ पे Ca+2 आएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे ले लो Al2SO4 3, इसका कितना हो जाएगा, देखो एल्यूमिनियम का कितना होता है, 1 का +3 होता है, यहाँ पे 2 दे रखी है तो 2 का दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएगा। इस तरह से निकालो, बस आपका काम हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला ले लो CaSO4 1, ठीक है, यहाँ पे Ca कितना 1, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बस इतना कर लो, 2 हो जाएगी, बस सारी चीज़ें। तो इस तरह से आपकी सारी वैलेंसी निकल चुकी है। अब इसके क्वेश्चंस वगैरह सारी प्रैक्टिस वगैरह है ये करेंगे अपन कल की क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।